ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। ओके, बेसिकली एक 2-3 लेक्चर में प्लस माइनस हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड सर्कमस्टेंसेस। तो कोविड की वजह से थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई मालिक। तो ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। सबसे पहले मैं ये लेक्चर में चैप्टर 4 को खत्म करता हूं, जो अपना कंटिन्यूइंग चैप्टर है। ओके, एक बार अपन वो खत्म कर लेते हैं, देन आई विल स्टार्ट विद चैप्टर 3 मालिक। तो सबसे पहले चैप्टर 4। ओके, हमने क्या स्टार्ट किया था, मैं चैप्टर 4 के ऊपर हूं। ओके, जो स्क्रीन पे है वो अपन सब उसको एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं मालिक। तो अभी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट अपन चैप्टर 4 की बात करें, एक बात स्क्रीन पे ध्यान दीजिए मालिक। ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगा। मैंने आपको चीजें क्लियर की है। इंक्वायरी इंस्पेक्शन के पहले इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली रूट होना नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं है, लेकिन देयर में बी सम डिफरेंट रीजन देन। बट द मेजर रूट विच विल गो अक्रॉस इज इंक्वायरी करो, इंक्वायरी के बाद सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इंस्पेक्शन करो, और इंस्पेक्शन के बाद जो रिपोर्ट आएगी अगर उसमें भी अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स है तो इन्वेस्टिगेशन करो। नेवरदलेस ओके, मैं एक चीज आप सबको समझाना चाहता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, आई अंडरस्टूड द क्वेरी फ्रॉम निखिल कि ऐसा होता है कि मैं जब रिपीट करता हूं सेक्शन, फास्ट रिपीट करता हूं सेक्शन, या मैं रिकॉल करवाता हूं सेक्शन कुछ, मैं ये वाला पॉइंट इसके साथ मर्ज है। तो ऐसा होते वक्त आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ निखिल से अपडेट मिला कि सर ये मेरे को फटाफट रिकॉल नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट देखो, आप टारगेट समझो, आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, आपको लॉ कॉन्सेप्ट जा रहा है। कॉन्सेप्ट मतलब लिंकेज, कॉन्सेप्ट मतलब क्या, सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका आउटकम क्या होगा और इसका कंक्लूजन क्या होगा। 3 चीजें जानी चाहिए। इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, आउटकम क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। ये तीनों आपके कंट्रोल में आ गई, बात खत्म। अब जो रही बात लिंकेज की, यार सर ऐसा हो गया 188 में कुछ इशू हुआ तो मैं 164 लेके आता हूं। अब साला 188 164 क्या है, तुमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, लेकिन मैंने रिकॉल करा, मैं क्या बोला फिर। तो इसके बाद मैं जब रिपीट करता हूं कि हाँ 188 मतलब रिलेट पार्टी, 164 मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। अगर याद होगा डिस्क्वालिफिकेशन में अपने 188 के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से जब मैं रिपीट करता हूं, अगर बाई चांस आपको ये रिकॉल नहीं होते, देखो कॉन्सेप्ट तो समझिए, इसलिए तो अपन आगे जा रहे हैं, लेकिन रिकॉल नहीं होते, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एंश्योर करो जब मैं रिकॉल करवाता हूं या कुछ लिंक करता हूं तो उस टाइम पे ना आप हैबिट एक रखो कि नोट्स में वो सेक्शन का लिंकेज लिख लो। एंश्योर करो, एक पेज बना लो, ब्लैंक पेज रख लो, जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेक्शन लिखो। यानी एग्जांपल जैसे ही मैंने बोला 188 का 164, 184 जैसे ही बोला 184 मतलब सर मां कसम 184 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और वो नहीं हुआ तो क्या याद रखने का, 167 वेकेशन। अगर याद होगा 167 में 184 1 184 2 पढ़ा था। तो ये आप अपने एंड पे हैबिट बनाओ, जब भी रिकॉल करूं मैं सेक्शन का, ये पॉइंट है। एंड ये मेनली कहां तक होगा मैं बताऊं आपको, ये कंपनीज एक्ट में पूरा होगा, आईबीसी में पूरा होगा और फेमा में होगा। ये 3 मेन पार्ट होंगे जहां पर ये होगा। देखो सेबी सेक्रा में ऐसा इंटीग्रेशन वाले सेक्शन का ज्यादा हेडेक नहीं है। दूसरे जो छोटे चैप्टर्स है उसमें इंटीग्रेशन के ये पार्ट नहीं है। दूसरे मतलब इकोनॉमिक लॉ के, आई एम नथिंग टू डिस्कस इकोनॉमिक और एलाइड लॉ डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू आर गोइंग विद, ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स। बट टू द एक्सटेंट कंपनीज एक्ट में ये रहेगा ही रहेगा, बिकॉज कंपनी एक्ट का आउटकम ही वैसे आ रहा है। ओके, जो मैंने आपको बताया यार, इंक्वायरी इंस्पेक्शन कब हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन कब होगा, जब आपके पहले वाले सेक्शन में कुछ इश्यूज आए तो होगा ना मालिक। अगर वो कुछ इश्यूज ही नहीं आया तो काहे के लिए मैं इस सेक्शन में आऊंगा। तो आप ये ध्यान में रखना। ओके, तो एक बार मैं अपडेट कर दूं इंक्वायरी इंस्पेक्शन में क्या पॉइंट है। तो पहले ये दिमाग में डाल दो, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के जो सेक्शन है, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के सेक्शन है 206, 207, 208, 209। 206 क्या था, ग्राउंड फॉर इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। कितने रूट थे अपने पास, कितने रूट 3 रूट थे जो अपने ऑलरेडी देखे। स्क्रीन पे देखो, आप 3 रूट मिल जाएंगे मालिक। एक तो आरओसी कर सकता है, दूसरा आरओसी और सीजी कर सकता है, लेकिन उसमें उसको ये होना चाहिए कि फ्रॉड हुआ है, अनलॉफुल पर्पस के लिए कुछ काम हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या इन्वेस्टर ग्रेवियंस हैंडल नहीं किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट में, सेकंड रूट में। और थर्ड रूट में सुओ मोटो जैसा कॉन्सेप्ट है, यानी सर्कमस्टेंसेस वारंट कर रहे हैं कि भाई यार इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीजी खुद जाता है और बोलता है भाई इंस्पेक्टर या रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोलता है कि भाई इनका इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करिए। ये होने के बाद अपन 206 के अंदर अपन ने ये भी पढ़ी कि पेनल्टी क्या होगी अगर आपने असिस्ट नहीं किया, और उसके साथ में अपन ने ये भी पढ़ा स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन क्या होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में रोविंग इंक्वायरी चल सकती है, इंस्पेक्शन में नहीं चल सकती। आप आज ये मंगाओगे, कल ये मंगाओगे, परसों ये मंगाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार बता दीजिए क्या चाहिए इंस्पेक्शन में। हाँ मालिक, इन्वेस्टिगेशन में 15-15 मिनट में चीजें चेंज हो सकती है मालिक, इंस्पेक्शन में नहीं। और उसके बाद अपन ने और एक केस देखा कि भाई यार नोटिस देनी जरूरी है क्या। तो देखिए, नोटिस का सेक्शन ने कहीं पर भी इंटरप्रिटेशन नहीं किया, तो इसका मतलब सेक्शन के हिसाब से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी के केस में 4 वीक की नोटिस देनी जरूरी थी, लेकिन उसका केस एक्सेप्शनल केस था जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि वहां पर जो इंस्पेक्शन करते वक्त उसने क्या बोला, क्या चाहिए उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट चाहिए। और आप हर रोज पीएनएल बैलेंस शीट नहीं बनाते मालिक, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि प्रायर नोटिस उधर है, और ये एप्लीकेबल किसको होगा, ऑल कंपनी। हाँ, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, अब याद रखना चैप्टर 1, 2, 3 तक आपको ऐसा होगा कि गवर्नमेंट कंपनी का एक्सक्लूजन है, प्राइवेट कंपनी को नहीं एप्लीकेबल है, या सेक्शन 8 कंपनी अलग है, डोरमेंट कंपनी अलग है। अब या चैप्टर 4 से लेकर लास्ट चैप्टर तक इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज।
अरे भाई यहां पर आपको रिलैक्सेशन नहीं है, भले गवर्नमेंट कंपनी हो या कौन सी कंपनी हो, हमें कोई लेना, इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऐसा ही होगा, इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, तो यहां पर मेरे ख्याल से 206 क्लियर है। 206 याद आ गया मालिक? 206 के बाद 207, 207 क्या बोलता है? ओके, जो इंक्वायरी या इंस्पेक्शन होगा तो उस टाइम पे ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉई, ऑफिसर और डायरेक्टर, उनकी ड्यूटीज क्या होगी? तो उसमें अपने ड्यूटीज में कितनी ड्यूटीज पड़ी? 5 ड्यूटी। बुक्स एंड पेपर्स उनको देंगे, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देंगे, असिस्टेंस देंगे। असिस्टेंट का एग्जांपल मैंने समझाया था। ओके, तूने जाके बोलेगा उधर से उठा ले, तू असिस्ट करेगा उधर जाके, असिस्टेंस देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी बनानी है वो देंगे, और अगर मार्किंग करनी है उनको, कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने हैं, वो आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, उसको आप अलाउ करोगे। ये हो गया आपका पावर्स, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्टर एंड ऑफिसर। जब मैं ऑफिसर बोलता हूं तो आपको याद रखना होगा एमडी हो गया, मैनेजर हो गया, या होल टाइम डायरेक्टर हो गया। ये होने के बाद आपने देखा पावर ऑफ इंस्पेक्टर, तो मैंने बोला सिविल कोड के पावर है, ज्यादा हेडेक मत करिए, उसमें टाइम पास मत करिए। ये होने के बाद आपने देखा 208 में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट बनेगी। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जब मैं बोल रहा हूं तो आरओसी भी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आपको मालूम है पहला रूट आरओसी का था। जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है या आरओसी की रिपोर्ट है, आइदर ऑफ इट, ओके, ये रिपोर्ट किसको जाएगी? सीजी को जाएगी। और अल्टीमेटली एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा, क्या कंपनी के पास ये रिपोर्ट देनी जरूरी है? आंसर इज नो। सेक्शन ने कहीं पर भी ये बताया नहीं है, तो इसका मतलब अगर कंपनी क्या ये रिपोर्ट मांग सकती है? मांग सकती है, लेकिन मांगने के लिए कंपनी को किधर जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये मैंने क्लियर किया हुआ है, बिकॉज दैट इज सेक्शन जब साइलेंट है तो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब वो सेक्शन नहीं भी नहीं बोल रहा है, हाँ भी नहीं बोल रहा है, तो और डिस्क्रिशनरी भी नहीं रखा है, ऐसा भी नहीं बोला कि आरओसी के ऊपर डिफाइन होगा कि ये रिपोर्ट देनी कि नहीं। तो इसका मतलब अगर ये चाहिए तो किधर जाना पड़ेगा? कोर्ट में, बिकॉज सेक्शन इज साइलेंट अबाउट दिस वन। ओके, अगर सेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर देता तो खत्म था। सेक्शन डिस्क्रिशनरी पावर देता आरओसी या इंस्पेक्टर को, तो फिर अपन बोलते थे कि भाई उनके हिसाब से होगा। यहां पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी लगा तो किधर जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। और यहां पर उसके बाद अपन ने और एक 209 सेक्शन में अपन ने ये पढ़ा, सर्च एंड सीजर करना रहा, तो उसके कारण अपन ने देखे फॉल्सिफिकेशन हुआ, यानी कंपनी के बुक्स या मैनेजिंग डायरेक्टर के बुक्स या मैनेजरल पर्सन के बुक्स या सीए के बुक्स या सीएस के बुक्स या पेपर्स है, अकाउंट्स है, इसको फॉल्सिफाइड किया जा रहा है, म्यूटिलेटेड किया जा रहा है, सीक्रेटेड किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो यहां पर इन दिस केस, ओके, जो मैजिस्ट्रेट होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने जो इंस्पेक्टर रहेंगे वो सर्च वारंट निकालेंगे, सर्च और सीज करने के वारंट होंगे, जिसकी वजह से वो 3 चीजें करेंगे। वो एंटर करेंगे प्रीमाइस में, उसके अंदर सर्च करेंगे और उसको सीज करेंगे, और सीज करने के बाद कितने दिन तक ये सीज करके अपने पास बुक्स रखेंगे? 180 डेज। 180 डेज के बाद उनको वापस देना पड़ेगा। सर 180 डेज के बाद वापस ले सकते हैं क्या? देखिए, वापस लेने के लिए उनको ये सेक्शन वापस फॉलो करना पड़ेगा, यानी वापस किसके पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? मैजिस्ट्रेट। ये डीम्ड पावर नहीं होंगे कि 180 डेज के बाद वो लाइफ लॉन्ग रखते रहेंगे। दैट पॉइंट क्लियर? ये होने के बाद अपन घुसे इन्वेस्टिगेशन में। मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन 2 तरीके होते हैं, एक होता है अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी। ओनरशिप ऑफ कंपनी को आप सेपरेट सेक्शन में डील कीजिए, उसके जो भी चीज होगी वो सेपरेट सेक्शन कवर करेगा। यहां पर ये कॉन्सेप्ट कवर करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आते हैं अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स ऑफ द कंपनी मैंने बताया 3 तरह के इन्वेस्टिगेशन होंगे, 210, 212 और 213। 210, 211 मैंने बताया छोड़ दो, क्योंकि वहां पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ है, तो 211 सेक्शन को भूल जाओ। 210, 211, 212, 213। 210 के अंदर सीजी है, जो ओके सुओ मोटो नहीं, सीजी मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। कान खुले, मैंने क्या शब्द यूज किया है? मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। 3 कारण से। एक तो 208 की रिपोर्ट, 208 मतलब मैं रिकॉल करवा रहा हूं सेक्शन, 208 मतलब ऊपर वाला सेक्शन कौन सा? इंस्पेक्टर रिपोर्ट। इंस्पेक्टर रिपोर्ट आई और सीजी को लगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दूसरा, एसआर पास किया गया कंपनी में, स्पेशल रेजोल्यूशन। और तीसरा सिनारियो आया कि यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट में ओके सीजी को लग रहा है कि भाई यार यहां पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो ये इन्वेस्टिगेशन करवाएगी सीजी, बट करवाएगी, कंपलसरी होगी नहीं, करवाएगी। किसको लगा? तो सीजी को। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा इन्वेस्टिगेशन करने का तो सीजी शैल ऑर्डर, इसीलिए मैंने शब्द क्लियर कट यूज किए, सीजी में ऑर्डर, सीजी शैल ऑर्डर। और उसके बाद अपन गए 212 में। 212 थोड़ा सा सीरियस कॉन्सेप्ट था, इसीलिए यहां पर चीजें हैंडल कौन करेगा? इंस्पेक्टर नहीं करेगा, कौन करेगा? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसीलिए सीजी यहां पर सेम लॉजिक, सीजी कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, सीजी में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन एंड इट कैन बी हैंडेड ओवर टू एसएफआईओ ऑन फॉलोइंग 4 ग्राउंड्स। 4 ग्राउंड में से 3 ग्राउंड आपका 210 से ही उठाना है, और 1 ग्राउंड आपको इधर रहेगा जब डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी बोलेगा कि नहीं भाई इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो यहां पर ओके ये इन्वेस्टिगेशन किसके पास जाएगी? एसएफआईओ। यानी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में आता है जहां पर एक डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री बोल रहा है या डिपार्टमेंट ऑफ सीजी बोल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एसजी बोल रहा है, और वो बोल रहा है सीजी को एप्लीकेशन दे रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो अब मेरे को बताओ अगर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अगर बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाना है, तो ये कौन से सेक्शन में जाएंगे? 210 में जाएगा या 212 में जाएगा? ये सिर्फ 212 में जाएगा अगर गवर्नमेंट का कोई हो रहा है, बिकॉज दैट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अब ये ध्यान रखना है 210 में डालना है, 212 में डालना है। एक चीज क्लियर रखना है, ये 212 में ही जाना है। कौन सा वाला मालिक? ओके ये वाला,
ये वाला 212 में ही जाना है, ये 210 में नहीं आएगा। लेकिन ऊपर के 3 ग्राउंड है, वो 210 या 212, ये डिसाइड कौन करेगा? सीजी डिसाइड करेगा। अगर बहुत छोटा मोटा किस्सा है तो वो 210 में चला जाएगा, और लेकिन अगर सीरियस है तो वो 212 में होगा। 212 में मैंने आपको बताया कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मतलब बेल नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑप्शन नहीं दिया गया सुनने के लिए, एंड जज को ऐसा लगता है कि भाई इसको बेल देने के बाद ये कुछ और मतलब जैसे एविडेंस नहीं मिटाएगा या और कुछ और कांड नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और तीसरा सिनेरियो अपन ने यहां पर और भी पढ़ा, अगर यहां पर कोई 16 इयर्स के एज के नीचे है, सिक है, इन्फर्म है या वुमन है, तो इनको बेल दी जाती है। ओके, ये ऑफेंसेस में। और इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट था यहां पर, आपको ये समझना होगा, एप्लीकेशन जो भी कोर्ट में देगा या मैजिस्ट्रेट के पास देगा वो या स्पेशल कोर्ट में जाएगा, ये कौन दे सकता है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक अमेंडमेंट बताया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर। अगर अमेंडमेंट आपको मैंने क्या बोला था, अगर इस केस में आउटकम आता है, अगर याद आया आउटकम आता है, आउटकम क्या आता है? सीजी को मालूम पड़ता है कि यहां पर फ्रॉड हुआ है, सीजी को मालूम पड़ता है यहां पर एक पर्टिकुलर मैनेजरल पर्सन जब मैं बोल रहा हूं तो आपने ध्यान रखना है एमडी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, उसने कुछ फ्रॉड किया है या उसने डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स किया है, तो यहां पर सीजी एप्लीकेशन किसको देगा? ट्रिब्यूनल को देगा। और ट्रिब्यूनल को काय के लिए देगा? पर्सनली लायबल करने के लिए, और उनसे लायबिलिटी रहेगी एंड विदाउट लिमिटेशन ऑफ एनी लायबिलिटी, विदाउट लिमिटेशन ऑफ एनी लायबिलिटी। ये आपको नोट्स में दिया हुआ है क्योंकि अमेंडमेंट था तो मैंने कवर किया हुआ है इसके अंदर, नोट्स के अंदर मिल जाएगा, मैंने इधर नहीं लिखा हुआ स्क्रीन के अंदर। ओके, ये मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। इसके बाद 213 में एप्लीकेशन इज गिवन टू ट्रिब्यूनल। ओके, ट्रिब्यूनल दो तरह से ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन का, दो तरह से। कौन से? एक तो एप्लीकेशन कितने नंबर ने दिए, और एक है एप्लीकेशन किस कारण के लिए आया। एप्लीकेशन कितने नंबर ने दिए ये आपने रटना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये 242 में वापस आपको आने वाला है, 240, 241, 242, जहां पर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आएगा। ओके, ये यहां पर क्या है? नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 110, और अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ये होने के बाद, और दूसरा था एप्लीकेशन फॉर। एप्लीकेशन फॉर मतलब क्या है? या तो टू क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर रहा है, या अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है, या तू ऑपरेट कर रहा है, या तू मिसमैनेज कर रहा है यानी फ्रॉड कर रहा है, और लास्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट ओके केएमपी या मैनेजरल रेम्युनरेशन, तूने वो शेयर होल्डर के साथ शेयर नहीं की। और वो चैप्टर 3 हुआ नहीं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। चैप्टर 3 होने के बाद मैं वापस इसको रिकॉल करवाऊंगा, इसको लिंक करवाऊंगा। चैप्टर 3 में जब अपन आज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में अपन ये समझेंगे कि एट एनी कॉस्ट ओके आपका मैनेजरल रेम्युनरेशन कुछ भी डिसाइड हो, ओके एग्जांपल 5% हो, 4% हो, 3% हो, व्हाटएवर इट में भी, ये आपको जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो होने के बाद ही ये ओके होता है, तब तक नहीं होता है। इसीलिए तो कहीं ना मतलब आपने ओआर नहीं पास किया और उसको रेम्युनरेशन दे दिया। ओके ये किससे आ सकते हैं? दैट इज योर 5th पॉइंट। तो इस केस में ओके इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी गिवन बाय किसने, कौन दे सकता है ये इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर? ट्रिब्यूनल। और यूजुअली मैंने आपको बताया ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ट्रिब्यूनल किसको अपॉइंट करेगा या किसको बोलेगा? सीजी को बोलेगा, और सीजी वापस 210 या 212 के रूट से आगे जाएगा। ओके तो ये ग्राउंड का पॉइंट है, यानी आपको एक चीज क्लियर कट रखनी है, कैन आरओसी एंटर इनटू इन्वेस्टिगेशन? मेरा क्वेश्चन एमसीक्यू का एक क्लियर आएगा, कैन आरओसी एंटर इनटू इन्वेस्टिगेशन? कैन आरओसी गिव द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? आंसर इज नो। इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन दे ही नहीं सकता आरओसी। इन्वेस्टिगेशन बोला, इन्वेस्टिगेशन। बट कैन आरओसी गिव द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी? यस। कैन आरओसी गिव द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन? यस। कौन सा सेक्शन? 206। 206 मतलब पहला सेक्शन इस चैप्टर का, याद आया? उसमें आरओसी, इधर इन्वेस्टिगेशन में आरओसी नहीं आता है। क्लियर? यानी आरओसी का क्या काम होगा? आरओसी इंस्पेक्ट करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद सीधा किसको बोलेगा? सीजी को बोलेगा, नहीं तो ट्रिब्यूनल को बोलेगा, आइदर ऑफ इट। आप समझे? ओके और इसलिए मैंने क्लियर लिखा है, देखो ये क्लियर रखना, ये दिमाग में क्लियर रखना। सर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो सर एप्लीकेशन बाय, अगर एप्लीकेशन बाय नॉट लेस देन 100 है, नॉट लेस देन 100 है, ओके नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 1/10 और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ मेंबर। इसका एग्जांपल है ना, मैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में लूंगा नंबर लेके अपन। ओके अभी इस पे नंबर नहीं करते क्योंकि अपना मेन है थियोरेटिकल प्रोसीजर है। अभी मेरा क्वेश्चन है, आरओसी को लग रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड हो रही है, तो आरओसी क्या 100% सीजी के पास जा सकती है, या आरओसी ओके ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकती है? मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं? आरओसी ने इंक्वायरी की, आरओसी ने इंस्पेक्शन किया, कौन से सेक्शन में अंदर? 206। उसके बाद आरओसी को लगा कि भाई यार इधर फ्रॉड हो रहा है या अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है। ओके तो मेरे को बताओ क्या आरओसी किसके पास जाएगा इन्वेस्टिगेशन करवाने? मेरा क्वेश्चन पहला ही आएगा, आरओसी किसके पास जाएगा? दोनों के पास जा सकता है। सीजी के पास कौन से सेक्शन की वजह से जा सकता है? 208 में वो रिपोर्ट देगा, ये तो समझ में सबको आया। अभी दूसरा है वो ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकता है, और ट्रिब्यूनल के पास ये एप्लीकेशन फॉर, आप समझे? मेरा मेन पॉइंट समझाना था कि या तो एप्लीकेशन किसने दिया या तो एप्लीकेशन किसके लिए आया, ये दोनों में से और है। ये ऐसा मत लेना एप्लीकेशन एंड इधर एप्लीकेशन देने वाले लोग इतने होंगे या तो एप्लीकेशन इसके लिए आया, यानी अगर आरओसी ने एप्लीकेशन इसके लिए दिया होगा तो भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है।
मेरे ख्याल से क्लियर मालिक ये पॉइंट, आई डू थिंक समझ में आ गया सबको। ओके अब कहानी उस दिन की लेके आते हैं रिकॉल। ओके जो ऑल टुगेदर बाद में परचेज किया तो उसको तो ये बहुत लंबा टाइम नहीं है, लेकिन जिसने लेक्चर ऑलरेडी देख लिया खत्म हो गया उसके लिए शायद 2-3 दिन निकल गए बीच में। अब मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया, अब क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो गया, अब क्या होगा, अब इंस्पेक्टर काम पे लगेगा। अब क्या क्या होगा, अब उसके पावर क्या वो सुनो, किसके, इंस्पेक्टर मतलब यहां पर जब मैं इंस्पेक्टर कर रहा हूं, कौन सा इंस्पेक्टर, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इज दैट पॉइंट क्लियर? ऊपर भी अपन ने इंस्पेक्टर की बात की थी, पावर ऑफ सिविल कोड था मालूम है ना, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, पर ये इंस्पेक्टर कौन सा है, जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर था ये। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। तो अभी अपन थोड़ा सीरियस वाली चीजों में जा रहे हैं, और वापस बोल रहा हूं ये पावर किसके है, इंस्पेक्टर के है, एंड ये डीम पावर जो इंस्पेक्टर के है। तो सर ये एसएफआईओ पावर यूज कर सकता है क्या, आंसर इज यस, लेकिन एसएफआईओ के पास इससे ज्यादा भी पावर है, आप ध्यान रखना। तो सर एसएफआई को पावर दे ये यूज कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, क्योंकि यहां पर जब सेक्शन इंटरप्रेट करेगा, इसमें सेक्शन नंबर बता दूं 217, 219, 220, क्या नंबर याद रखोगे, 217, 219, 220। मेरे को एक बार सेक्शन नंबर रिकॉल करो, स्टार्ट से पहला गया 206, 207, 208, 209, ठीक है इधर तक क्लियर। फिर आएगा 210, 212, 213, क्लियर है। ओके उसके बाद अभी 15, 16, 17 भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। सर इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है पर ये ओनरशिप ऑफ कंपनी है, जो छोड़ा है ना मैंने अभी तक, तो उसको पेंडिंग रखते हैं। अभी मैं आ रहा हूं सीधा 217 से आ रहा हूं, 217, 219 और 220, ठीक है। 218 को एक बार के लिए छोड़ देगा कहीं ना कहीं, पर मैं आपको रटने का तरीका बता रहा हूं, और याद रखना आई वांट दैट जो फटाफट आंसर रिकॉल हो, यानी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। 5 मिनट में कैसे खत्म होगा, सेक्शन से 206, 207, 208, 209, ठीक है। उसके बाद 210, 212, 213, ठीक है। उसके बाद 217, 219, 220, और ये होने के बाद 224, खत्म इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है, ये मेरा सेक्शन का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए भैया। अब ये सेक्शन से आपको रिकॉल होना चाहिए, अच्छा फिर इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए मेरे ख्याल से क्लियर। तो अभी बात करते हैं 217 होगा, पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या है, इसमें एक लिस्ट बनाएंगे, ये पावर आपको रटने हैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर कौन सा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ओके जो इंस्पेक्टर हु वाज डूइंग इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, उसका खाली सिविल कोड का पावर था, इधर भी सिविल कोड है लेकिन साथ में थोड़ा क्रिमिनल पावर्स भी दिए गए। ओके मैं बताता हूं क्रिमिनल मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे सिविल कोड के पावर और क्रिमिनल, मैं वो डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। यानी इन शॉर्ट यहां पर वहां पर ओथ ये सब दिलवाते थे, लेकिन ओथ ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड, यहां पर वी कैन टेक ए ओथ ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो हु इज रिलेटेड, ही मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड। एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल बताता हूं, निखिल ने कुछ कांड किया और निखिल पे इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी बोला, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी हो रही है, तो मैं सिर्फ निखिल को बुला सकता हूं, नरेंद्र जो उसका दोस्त है उसको नहीं बुला पाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, ओके। लेकिन यहां पर जो 217 में पावर मिलेंगे वो थोड़े से क्रिमिनल जैसे होंगे, क्रिमिनल कोड, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो। तो यहां पर अब मैं निखिल को बुला रहा हूं ओथ लेने के लिए, निखिल आ रहा है ओथ ले रहा है, तो अब नरेंद्र जो उसका दोस्त है क्या उसको भी बुला सकता हूं, आंसर इज यस, 217 में पावर मिलेगा। आप समझे, दो पावर एडिशनल मिल रहा है यहां पर। तो यहां पर सिविल कोड के पावर है ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एडिशनल है। ओके ठीक है, ये वाला ये मैं पहले तीनों सेक्शन समझा देता हूं। 217 का समझ में आया, तो 217 की 4 पावर अपने रटने हैं, 4 पावर में रटा था, बाद में रटा था, पहले 217 के। 219 में क्या है, ओके सर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एक्स लिमिटेड पे, किसके लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड। लेट अज्यूम वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एक्स लिमिटेड। माय क्वेश्चन, कैन आई इन्वेस्टिगेट वाई लिमिटेड आल्सो? व्हाट इज द पावर, वेयर इज द पावर? नहीं, 217 इज अबाउट द पर्संस, हमने डिस्कस किया, कंपनी का नहीं बोला ना सर, सब्सिडरी कंपनी का पावर कहां से आ रहा है सर? इंस्पेक्शन में ये नहीं था, इसलिए मैंने बोला था इंस्पेक्शन में रोइंग इंक्वायरीज ये नहीं थी, मालूम है ना। स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन इज इंस्पेक्शन, स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन इज लिमिटेड, इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा है, और ये पावर लगेगा सब्सिडी में भी देखूंगा मैं तो। ओके सर एक्स लिमिटेड का मिस्टर ए एमडी था, याद आया, मिस्टर ए एमडी। ओके मिस्टर ए इज ऑल्सो ए एमडी इन जेड लिमिटेड, Z Limited is no way holding, no way subsidiary, but he is an MD in Z Limited. A person can be MD in 2 companies also. Don't worry. Okay, Z Limited में क्या Z Limited की इंक्वायरी कर सकता हूं, क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं? इन्वेस्टिगेशन, आंसर यस। वो पावर कहां से आएगा, वो पावर आएगा 219 से, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड कंपनी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आया उसके हिसाब से देखना। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया मिस्टर ए और उसका रिलेटिव है, ओके जो है मिस्टर बी, या मिस्टर ए उसका एक पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी है, ओके वो उसको इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो आपका पावर होगा 217।
ओके और अगर रिलेटेड कंपनी की इंक्वायरी करनी है, कंपनी रिलेटेड कैसी हो सकती है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, होल्डिंग की सब्सिडरी सिस्टर कंसर्न है, या जो अपना बंदा है वो किसी और जगह पे डायरेक्टर है या एमडी है, मैनेजिंग कर रहा है, मैनेज करना जरूरी है, मैनेज करने में बोर्ड में रहने पर प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज कर रहा है, और वही अगर ये कंपनी में फ्रॉड कर रहा है तो वो कंपनी में भी फ्रॉड कर सकता है ना यार, मैनेज करने में बात कर रहा हूं, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो वो पावर कहां से आएगा? 219। आई डू थिंक फ्रीज करे इसको एवरीबडी, तो 219 में मुझे पावर मिलेगा, एवरीबडी क्लियर? और अगर 217 और 219 में आपने असिस्ट नहीं किया, मदद नहीं की, तो वापस मैं मजिस्ट्रेट के पास जाके सर्च एंड सीजर 220। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 220 एंड 209? 209 में भी तो सर्च एंड सीजर है सर, 209 सर्च एंड सीजर है, याद आया? ओके सेम आंसर है, सेम आंसर, एक्सेप्ट मेरे को बताओ क्या डिफरेंस होगा? डेज। 209 में अपने पास पावर कितने दिन तक था? 180। इन्वेस्टिगेशन में जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक मैं तुमको बुक्स रिटर्न नहीं करेगा। कॉपी पेस्ट ऑफ 220 को समझ में आया? तो 202 ये सेक्शन कौन यूज करने वाला है? 209 इंस्पेक्टर ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, और 220 का सर्च एंड सीजर कौन यूज करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अभी अपन ऐसे यूज करेंगे बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन बी एसएफआईओ ऑल्सो और इंस्पेक्टर्स ऑल्सो। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? मेरे ख्याल से तीनों सेक्शन क्लियर है। अब तीनों सेक्शन को एक बार रट लेते हैं और कंपनीज के नाम याद रख लेते हैं ताकि ये सेक्शन खत्म हो जाए, तो अपने 3 सेक्शन एक साथ में ओवर हो जाते हैं। सबसे पहले पावर्स क्या होगा? सबसे पहला ओके, ही विल बी हैविंग ए पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, ही विल बी हैविंग ए पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। सारे बुक्स एंड पेपर, सारे सब कुछ ओके, सारे पावर होंगे उसको ऑब्टेन करने के लिए। आप एक भी बुक्स को रोक नहीं लगा सकते। ओके अगर उसको असिस्टेंस चाहिए वो आप असिस्टेंस करोगे, उसके पास पावर है कि तुम मुझे असिस्ट कर सारे बुक्स ढूंढने में, क्योंकि मेन पॉइंट यही है ना, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, अभी सीरियस चीजें चल रही है। तो ही कैन ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन, ही कैन ऑब्टेन ऑल इंफॉर्मेशन। दूसरा ही कैन ऑब्टेन कस्टडी ऑफ बुक्स, ही कैन ऑब्टेन कस्टडी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की कस्टडी ले सकता है। अभी प्लीज डू अंडरस्टैंड, गड़बड़ मत करना। ओके मेरे को बताइए 220 में भी मैंने बोला सर्च एंड सीजर है। सर्च एंड सीजर कब होता है? पर सर्च एंड सीजर कब होता है? मैंने आपको पिछला भी बताया, जब आपको शक होता है कि सामने वाला फॉल्सिफाइड करेगा, मुटिलेटेड करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, सीक्रेट करेगा, तब होगा ना। इधर कुछ डाउट नहीं है सामने वाले पे, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या मैं उसकी बुक्स लेके जा सकता हूं? आंसर इज यस। पर यहां पर जब वो आप लेके जाओगे 180 डेज का ध्यान रखना, 180 डेज में आपको बुक्स वापस रिटर्न करनी होगी। ओके लेकिन क्या सर उसके बाद भी लेके जा सकते हो? आंसर इज यस। लेकिन यहां पर आपको वापस जब लेके जाना है तो पावर कैसे यूज करोगे? 180 डेज के बाद वापस उसको दोगे। ओके एक दिन का जाएगा, कूलिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मत रखना इसमें, उनके पास रहेगी, उनके बाद वापस जाके आप वो पावर यूज करोगे। यहां पर मैजिस्ट्रेट का साइन वाइन नहीं चाहिए रहता, ये कस्टडी ये डीम्ड पावर है इसके लिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो यहां पर मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए ना, ये चाहिए, इधर कुछ नहीं हुआ। मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल किधर चाहिए? सर्च एंड सीजर। ये पावर डीम्ड पावर है, सेक्शन ने दिए हुए। सेक्शन ने नहीं बोला कि किससे पूछ के पावर ले। सर क्या वो ओथ ले सकता है? क्या ओथ दिलवा सकता है? ले सकता है। क्या ओथ दिलवा सकता है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? आंसर इज यस। अब यहां पर मैंने बताया था, कैन ही गिव ए ओथ टू डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय? आंसर इज यस। कैन ही गिव द ओथ टू अदर पर्संस आल्सो? आंसर इज यस। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था, और खाली बस इधर याद रखना, अदर पर्सन सीजी अप्रूवल के बाद ही। ओके याद रखना, सीजी अप्रूवल हुआ तो ही अदर पर्सन को ओथ ले सकते, ओथ दिलवा सकते हैं, नहीं तो ओथ नहीं दिलवा सकते, ये याद रखना। तो सीजी का अप्रूवल लगेगा ओथ के लिए। ओके तो ये लोग ने रिस्ट्रिक्ट डाला है। और लास्ट पॉइंट है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट के पावर है वो है ही, यानी आपको समझना है सिविल कोर्ट के अलावा ऊपर के 3 पावर एडिशनल मिले। सर सिविल के कोर्ट के पावर क्या होगा? ओके भाई अटेंडेंस आओ, अटेंडेंस के लिए आओ, अटेंडेंस चाहिए मेरे को, तुम प्रेजेंट रहो, तुम मुझे इंफॉर्मेशन दो, तुम मुझे इंस्पेक्शन करना है, इंस्पेक्शन इंक्वायरी वो करने दो, यानी इस केस में भी मैं इंस्पेक्शन इंक्वायरी का पावर यूज कर सकता हूं। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके दैट्स इट। ओके तो कितने पावर है अपने पास? 217 में 4। सबसे पहले तो मुझे क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा क्या देगा? तेरी कस्टडी ऑफ बुक्स देगा। तीसरा तो क्या करेगा? ओथ दिलवाऊंगा। और चौथा सिविल कोर्ट की पावर। 4 वर्ड याद रखो। अभी मैं इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है मालिक? तो 4 वर्ड फटाफट बताओ क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन, बुक्स की कस्टडी देगा, ओथ दिलवाएगा और सिविल कोर्ट के पावर। क्लियर? ये कौन से सेक्शन के है? 217। सर 219 क्या बोलता है? 219 बोलता है सीजी अप्रूवल लेके, मैं रेड कलर में लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सीजी अप्रूवल, ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। ओके याद रखना। ओके रिलेटेड कंपनी में, रिलेटेड कंपनी बोला मैंने, क्या बोला? रिलेटेड कंपनी। इधर पर्सन इन्वॉल्व हो रहे क्या? नहीं, इधर कंपनी इन्वॉल्व हो रही है। तो रिलेटेड कंपनी में आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी का अप्रूवल। तो पहला पॉइंट याद रखना, कौन कौन सी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। कुछ समझ में आया ये? ओके होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके यहां पर मेरे ख्याल से क्लियर है ना?
बॉडी कॉर्पोरेट विच इज मैनेज्ड बाय एमडी ऑफ द कंपनी। मैं जब एमडी बोल रहा हूं यार, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब लोग आएंगे। तो जो जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो एमडी है वो एमडी कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को मैनेज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोला मैंने, क्या बोला? मैनेज कर रहा है मतलब क्या? उधर भी वो मैनेजर होगा, नहीं तो एमडी होगा, या काइंड ऑफ कुछ होगा। तो उस केस में वो कंपनी की भी इंक्वायरी हो सकती है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? अब मेरे को बताओ तीसरा आंसर तो आपने आना चाहिए, एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अकस्टम्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी। याद आया? ओके, जिसका याद होगा तो मैंने बताया था होल्डिंग सब्सिडियरी जैसा ही किस्सा है, लेकिन डजंट मैटर। इधर हम लोग नहीं देखेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी है कि नहीं, लेकिन वो कंपनी इसका सुन रही है, जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो कंपनी इसके हिसाब से सुन रही है। ये कंपनी किसी हिसाब से सुन रही है तो वो नहीं करेंगे, क्लियर रखना। ओके, वो अगर ये कंपनी मैं किसी हिसाब से सुन रहा हूं, किसका सुन रहा हूं, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दूसरी कंपनी सुन रही है। आई डू थिंक समझ में आया? क्लियर मालिक? और एक लास्ट कॉन्सेप्ट इन लोग ने दिया है, अगर यहां पर जो कंपनी का एमडी, मैनेजर या एम्प्लॉय रह चुका है अर्लियर, अभी नहीं है, मिस्टर वाई वॉज एन एमडी ऑफ एक्स लिमिटेड। Mr. Y was MD of X Limited. Mr. Y was MD of X Limited in 2016 and 2017. अभी नहीं है वो। ओके, उसकी भी इंक्वायरी हो सकती है। टाइम लिमिट नहीं डिफाइन किया है कि 5 साल वाला पहले वाला एमडी। इन लोग ने बोला है भाई जो पुराना एमडी, पुराना एम्प्लॉय या पुराना मैनेजर होगा उसकी भी इंक्वायरी होगी। बात खत्म। डायरेक्टर नहीं दिया है, नहीं दिया है, बस खत्म। 4 चीजें, लेकिन ये चारों करने के लिए क्या, बस ये याद रखना, ये सीजी अप्रूवल बहुत नेसेसरी है मालिक। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक ये आंसर क्लियर है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ओके, अंडर 212 या 210 या 213 आइदर ऑफ इट, ओके, और उसके बाद वो बोला जाता है कि उसकी एक सब्सिडरी है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सब्सिडी का भी इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या उसके पास वो पावर है? आंसर इज यस। बट आप लिखोगे कौन सा सेक्शन का? सेक्शन 219, उसमें आप ये लिखोगे, सारा का सारा आंसर लिखोगे, बट लिखोगे सीजी अप्रूवल के बिना ये नहीं कर सकता। तो सीजी अप्रूवल लेगा, फिर ये सब चीजें कर सकता है, और उसके बाद आप क्लास कंक्लूड करोगे दैट इन करंट केस, ओके, दिस होल्डिंग कंपनी का जो सब्सिडरी है उस केस में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बस याद रखना, जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ गलती फास्ट में होता है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन वर्ड यूज मत करना जब इन्वेस्टिगेशन में रहोगे। ये सब किस में चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट में जब इंक्वायरी इंस्पेक्शन करोगे तब 206, 207, 208, 209 याद रखो, और उसके बाद गए तो सीधा का सीधा किस में करो? इन्वेस्टिगेशन। मतलब मेरा कभी कभी निकलता है इंस्पेक्शन, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन रहना चाहिए, आपका ध्यान रखना। एवरीबॉडी क्लियर? और 220 मेरे को लगता नहीं अभी डिस्कस करने लायक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। खाली इधर क्या चेंज हो गया बेटा? ओके, नो टाइम लिमिट फॉर कीपिंग बुक्स। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? 220, 200 कौन सा 220? नहीं, कौन सा? नहीं, यहां पर सीज बुक्स कब होता है? सर्च एंड सीजर कब होता है? 217 में ये जो पावर था कस्टडी ऑफ बुक्स, ये कब था? जब आपको डाउट नहीं था। सी दिस सेक्शन इज लाइक 209। 209 कब यूज किया आपने, मेरे को बताइए। 209 याद आ रहा है मालिक? 209 इंस्पेक्टर क्या कर सकता? सर्च एंड सीजर कब कर सकता था? जब उसको लग रहा है कि कंपनी या मैनेजरल पर्सन या सीए, ऑडिटर उसका, या कंपनी सेक्रेटरी, उनके बुक्स को म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड ये कर रहे हैं, तब जाके सर्च सीजर होता ना। सेम कॉन्सेप्ट 209 में जो लिखा है वो यहां पर भी यही लिखा है। 209 में जो लिखा है 220 में वही लिखा है। खाली 209 में क्या था? वो जब बुक्स सर्च करेंगे, सीज करेंगे, वो कितने दिन तक करेंगे? 180 डेज। यहां पर देयर इज नो लिमिट ऑन कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स इट। ये अपने पास रखेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। सर फिर ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस क्या है 180 डेज का? तो मालिक ये मैंने क्या समझाया आपको, देखो 2 एग्जांपल लेता हूं। एक्स लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वाई लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक्स लिमिटेड के इन्वेस्टिगेशन में ओके आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, और एक्स लिमिटेड असिस्ट कर रही है, आपको दे रही है, सब चीजें दे रही है, और एक्स लिमिटेड कुछ भी गलत नहीं कर रही है, तो आप 217 यूज करोगे और आप 180 दिन लेके आओगे, उसके बाद वापस दोगे, वापस चाहिए तो वापस लेके आओगे। ऐसा है क्योंकि वो असिस्ट कर रही है ना। लेकिन वाई लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने फ्रॉड किया हुआ है, इसलिए आपको डाउट आ रहा है कि वो जो फ्रॉड किया हुआ है तो उसका जो एमडी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉल्सिफाइड करेगा, मॉडिफाई करेगा, या म्यूटिलेटेड करेगा, या डिस्ट्रॉय करने वाला है, आपको मालूम है। तो आप क्या करोगे? 217 में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे,
तो आपको कौन सा पावर चाहिए? 220 का। फिर 220 की वजह से मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, मैजिस्ट्रेट से लोगे, सर्च एंड रीजन दोगे। याद रखो इसमें ना एफआईआर रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स लगती है, अपन ये प्रोसीजर में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि ये सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड के कॉन्सेप्ट में आता है, जुरिडिक्शन में आता है, और उनके जो क्राइटेरिया वो भी फुलफिल करने पड़ते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो कॉग्निजेंस देगा, कॉग्निजिबल नहीं, देखो दो शब्द अलग अलग है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। एक एक कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल, ये आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉग्निजिबल मतलब नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल मतलब बेलेबल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक है कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस मतलब कौन नोट करेगा, ओके, किस बेसिस पे नोट करवाएगा। एग्जांपल, कंपनी के बिहाफ पे कुछ केस लिखवानी है, एफआईआर लिखवानी है, ओके, आप जाके लिखवा सकते हैं। मेरे को रिलायंस के बिहाफ पे एफआईआर लिखवानी, लिखा सकता हूं मैं? रिलायंस का इतना इतना घपला हुआ, लिखा सकता हूं? नहीं, कॉग्निजेंस देने के लिए अथॉरिटी होती है, ऐसा सीन है। तो कॉग्निजेंस मतलब मतलब ठीक है, आपका केस मैं लेता हूं और आगे सर्च करूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस। ओके, कोर्ट विल टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ योर केस, कोर्ट विल टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ योर केस ओनली इफ यू आर ऑथराइज्ड पर्सन टू गिव दैट डिटेल। मतलब अगर आप ऑथराइज ही नहीं हो तो कोर्ट कॉग्निजेंस क्यों लेगी? कुछ समझ में आया? तो वो कॉग्निजेंस वर्ड है। क्या है? कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब आपने जो बोला उसकी एंट्री की, और एंट्री के बाद अभी उसकी सुनवाई होगी। तो सेम किस्सा यहां पर भी है। तो याद रखना, ये मैजिस्ट्रेट अपने आप मर्जी से नहीं करेगा, ये कॉग्निजेंस होगा एंड अदर थिंग्स होगी, लेकिन अपने पास वो सिलेबस में डिस्कशन करने लायक नहीं है यहां पर। मतलब कंपनी एक्ट उसको गवर्न नहीं करेगा, उसको जो कोर्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कौन सा मैजिस्ट्रेट होगा उसके हिसाब से उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो आपको एडिशनल फॉलो करने पड़ेंगे। एडिशनल किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? यस। मेंबर जाके ऐसे कुछ भी कर सकता है, यही तो आपको आगे आएगा ना, चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन कॉग्निजेंस दे सकता है कंपनी के बिहाफ पे, और इन्वेस्टिगेशन का तो कॉग्निजेंस वैसे भी नहीं दे सकता, समझ रहे हो? नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कॉग्निजेंस तू दे ही नहीं सकता, इन्वेस्टिगेशन का तो तू कोर्ट में जा ही नहीं सकता। इंक्वायरी किसके पास जाना पड़ेगा तेरे को? ट्रिब्यूनल। अभी समझ रहे हो? मतलब जो तूने क्वेश्चन पूछा, निखिल ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर मैं रिलायंस का मेंबर हूं, मैं चाहता हूं कि यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट जैसा कुछ हुआ, और मैं कोर्ट में जाता हूँ या पुलिस के पास जाता हूँ कि पुलिस मेरे साथ रिलायंस ने ऐसा किया, पुलिस क्या बोलेगी? ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता है, ये आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जब हमको ऑर्डर देगी, ट्रिब्यूनल बोलेगी पुलिस तू इसको लिख और इसके बाद तुम इंक्वायरी करो, तब हम लिखेंगे। दिस इज कॉग्निजेंस। यानी पुलिस आपका केस कब लेगी, कब कॉग्निजेंस में लाएगी? जब ट्रिब्यूनल के थ्रू आया। अब ट्रिब्यूनल दे सकती है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है। तो ये सर हम लोग एनसीएलटी का चैप्टर जो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आया? मतलब अरे वो ऑथराइज होना चाहिए, तो क्या अब मेरे घर के ऊपर कुछ भी हो रहा होगा ना, बाहर वाला आके लिखेगा, ऐसे थोड़ा चलेगा। आप समझे? तो इस केस में एक रूट होगा, प्रॉपर चैनल होगा। ओके, कोई भी कोर्ट बिना ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन के कोर्ट में केस नहीं लेती है कंपनी का। ओके, कोर्ट कौन से केसेस लेती है? सिविल क्रिमिनल, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। कंपनी एक्ट का अगर मैं केस लेके जाऊंगा कोर्ट में, कोर्ट खारिज कर देगी और कोर्ट बोलेगी ये मैटर एनसीएलटी तुम निपटाओ, एनसीएलटी तुम्हें लगे, अगर मेरी जरूरत है तो मैं आता हूं। तो कौन बोलेगा कोर्ट में जाना चाहिए? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी इज लाइक कोर्ट, एनसीएलटी इज लाइक कोर्ट, इसीलिए एनसीएलटी में आता है ना, तो एनसीएलटी के बाद अपन छोटे कोर्ट में नहीं जाते, फिर सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, एक होता है ट्रिब्यूनल, एक होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये दो हो गए, उसके बाद सीधा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। फिर क्यों नहीं मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं आता है? फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्यों नहीं आता है? अगर अपने को कुछ भी केस करना रहा कंपनी एक्ट का, तो वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो एट पार बनाया है, मैकेनिज्म है ये, और ये सब चीजों के लिए देते हैं। कोई भी एक्ट ले लो, आईटी एक्ट ले लोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर के लो, तो फिर ये कोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये कोर्ट कौन से चीजों के लिए लड़ते हैं? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो सिविल मैटर्स है, ये चीजों के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर? ओके, मेरे ख्याल से चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो रही है कि कैसे जा रहा है। तो अभी अपने को समझ में आ गया। तो मेरे को बताओ 220 और 209 में फर्क क्या है? अब मेरे को सेक्शन से चाहिए, दिमाग थोड़ी मत करना, बोलना मत मेरे को सेक्शन याद नहीं आ रहा है, मैंने झक मार के सेक्शन को बहुत अच्छे से बताया। 220 और 209 में फर्क समझा? 209 भी सर्च एंड सीजर है, 220 भी सर्च एंड सीजर जैसा है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? खाली डेज। और 209 कौन यूज करेगा? इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, और 220 कौन यूज करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये क्लियर? ओके, ये होने के बाद ओके, ये डिफरेंस क्या है? कस्टडी ऑफ बुक्स 217 में 180 डेज के लिए, और वो सर्च एंड सीजर का 220 में, डिफरेंस समझा? ये कौन सा है? एक्स लिमिटेड जो हम लोग को मदद कर रही है, एक वो कौन सा है? वाई लिमिटेड जो फ्रॉड कर रही है। क्लियर? ओके, अब मेरे को बताओ ये सब यानी ये जो आपने स्क्रीन पे अभी पढ़ा, इसका मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन हो गया। देखो मैं आपको समझा रहा हूं सीक्वेंशियली, जो उस दिन भी समझाया, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया। ये मैंने क्या बोला? ये ग्राउंड थे, ग्राउंड के बाद सीजी ने इनको अपॉइंट किया, फिर इन्होंने काम किया। अब ये क्या करेंगे? काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे? वो जाएगा नहीं जाएगा ये तो अपन ने देख लिया ना, पावर में वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, जो भी करेगा। फिर ये कंक्लूड करेगा, कौन?
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के फ्रॉड हुआ था या नहीं हुआ था। देखो अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रिपोर्ट आ गया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ इश्यूज ही नहीं है, मेरे को पता फिर क्या है, खत्म, सेक्शन एंड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे कब जाना पड़ रहा है, आगे फॉलोअप कब करना पड़ेगा, फॉलोअप कब करना पड़ेगा, जब अगर कुछ इश्यूज आए तो, एंड दैट इज 224 फॉलोअप एक्शन। तो अगर कुछ इशू आए तो सीजी क्या बोलेगा, सबसे पहले उस कंपनी के अगेंस्ट या उस पर्सन के अगेंस्ट क्या कर, प्रोसिक्यूशन। वो रहा स्क्रीन पे आपके, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब ओके क्रिमिनली लायबल, क्रिमिनली लायबल। अभी मैंने क्या बताया, ये कौन से सेक्शन, ये यहां पर जो पावर मिल रहा है वो सिविल कोड से ज्यादा साथ में कौन से मिल रहा है, क्रिमिनल कोड। तो क्रिमिनली लायबल है तो ही प्रोसिक्यूशन होगा, अगर क्रिमिनली लायबल नहीं है, कान खुले, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्रिमिनली लायबल नहीं है, खाली सिविल लायबिलिटी है, वो ट्रिब्यूनल हैंडल करता है। क्रिमिनली लायबल है तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। तो याद रखना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपने ध्यान रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड, अगर क्रिमिनली लायबल है, क्रिमिनली लायबल है, क्रिमिनली लायबल है, कोर्ट में कौन लेके जाएंगे इनको, सीजी। प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, सीजी। यानी अगर आपको समझा होगा कॉग्निजेंस कौन करेगा, सीजी। और जब मैं सीजी बोल रहा हूं तो इसका मतलब जो भी उन्होंने डिफाइन की होगी, मिनिस्ट्री जो डिफाइन की होगी वो उनके बिहाफ पे करेगा। सीजी नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे केस लड़ने, मेरे ख्याल से समझ में आया। तो ये पॉइंट अपन क्लियर रखते हैं। तो ये होने के बाद ओके ठीक है सर, ये हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया। प्रोसिक्यूशन चालू, प्रोसिक्यूशन होना मतलब क्या होना, इन शॉर्ट प्रोसिक्यूशन मतलब क्या, कोर्ट में केस हुआ, अभी हियरिंग होगी, हम सामने वाले को, अगर एग्जांपल मिस्टर ए मालूम पड़ा लायबिलिटी में क्रिमिनली लायबल है, मिस्टर ए क्रिमिनली लायबल है, हमारे हिसाब से कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है, कोर्ट जब डिसीजन देगी तब वो लायबिलिटी आएगी। तो इन शॉर्ट अभी क्या होगा, जब प्रोसिक्यूशन चालू होगा तब क्या होगा, कोर्ट की हियरिंग होगी, कोर्ट की हियरिंग होगी, कोर्ट की हियरिंग होगी मतलब हमारा एक जज रहेगा, हमारा मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसकी तरफ से, सीजी की तरफ से, और जो लायबल है उसका भी एक अपना वकील रहेगा। ये दोनों आपस में लड़ेंगे, जो आपने पिक्चर में बहुत बार देखा होगा, ऐसे लड़ेंगे, हफ्तों बीतेंगे, महीनों बीतेंगे, हो सकता है सालों भी बीते, व्हाटएवर इट मे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा बेल देना है नहीं देना है, कौन सा केस है क्या है, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर प्रोसिक्यूशन हुआ मतलब मालूम पड़ा कि हाँ भाई ये कल्प्रिट है, तो भाई अपन ने रिकवरी करनी है। और रिकवरी दो चीज की होनी चाहिए, एक होना चाहिए रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब जो भी उसने कोई कंपनी की प्रॉपर्टी या बॉडी कॉर्पोरेट की प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी प्रॉपर्टी उसने हत्याई होगी, ओके वो प्रॉपर्टीज को क्या करनी पड़ेगी, रिकवर करनी पड़ेगी। किसको रिकवर करनी पड़ेगी, सीजी रिकवर करेगा। सीजी मतलब कौन बताएगा उसको, कोर्ट बोलेगा रिकवर, वो प्रॉपर्टी, एक काम कर, तू कार लिया था ना कंपनी की, वापस कर कंपनी को। अभी वो जाके थोड़ा ना देगा, वो कार किसके इसमें आएगी, ओके वो सीजी इंश्योर करेगी कार वापस आ रही है। तो वो ऑर्डर किसने पास किया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। लेकिन जज जाके कार लेके आएगा क्या, तो फिर कौन आता है, अगर कोर्ट ने बोला इसको 10 साल के लिए जेल में डालो, कौन डालता है जेल में, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, कौन डालता है जेल में, जज जाके डालता है क्या, नहीं पुलिस जो, और कौन सा पुलिस, जो जिधर वो रहता है उसके जुरिडिक्शन का, सेम लॉजिक। इधर कोर्ट बोलेगा भाई रिकवरी करो, तो रिकवरी कौन करेगा, मोदी जी थोड़ा आएंगे, वो जुरिडिक्शन वाला जो लोकल पुलिस ऑफिसर रहेगा, जिधर ये कंपनी रजिस्टर्ड है या ये जो कल्प्रिट रहता है उधर होगा, उधर से वो रिकवरी करेगी, वो पुलिस करेगी। मेरे ख्याल से फ्रीज करेगी, इसको समझ में आया। और दूसरा हम लोग और एक क्या करेंगे, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, जो डैमेजेस हुए, एग्जांपल शेयर होल्डर को डैमेज हो रहा है या कुछ और इंपैक्ट हो रहा है, अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में देखेंगे, इसकी वजह से डिविडेंड नहीं मिला, इसकी वजह से डिविडेंड के फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे डिविडेंड का अमाउंट गया, तो रिकवरी ऑफ डैमेजेस होगा। ओके इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे किस्से होते हैं, वो सारी चीजें होगी, हम लोग इसमें देखेंगे। सेबी वाला सेक्शन भूल जाओ, मैं कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूँ, सेबी में घुसो मत सर, सेबी में तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, वो आएगा। अरे तो एक बंदे पे ऐसे 10-12 सेक्शन क्यों लगते हैं, कि 10-12 एक्ट मतलब वो सारे एक्ट का सेक्शन, ये एक्ट का ये सेक्शन, वो एक्ट का ये सेक्शन, वो एक्ट का ये सेक्शन, जो सेबी में होगा वो सेक्रा में भी आएगा। ऐसे कांड होते हैं भाई, तो ये ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो मेरे को बताओ 224 में फॉलोअप एक्शन क्या होगा, 3 फॉलोअप एक्शन होंगे। सबसे पहला फॉलोअप एक्शन होगा प्रोसिक्यूशन, दूसरा क्या होगा, रिकवरी, और तीसरा होगा एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। मेरे को बताओ एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप कब दिया जाएगा। आपको लगता है कोई भी कंपनी ऐसे वाइंड अप कर देनी चाहिए? आप प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा वाइंडिंग अप का आप ऑर्डर दे दोगे, कितना बड़ा इंपैक्ट कर रहे हो आप सोसाइटी पे। अरे एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हो, टैक्सेशन खत्म कर रहे हो, सोसाइटी को डैमेज कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप इज नॉट एन ईजी टास्क, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। वाइंडिंग अप मतलब आप इमेजिन करो, एक कंपनी रिलायंस को बंद कर दो एक बार, आप इमेजिन करो कितना अनएम्प्लॉयमेंट एक झटके में क्रिएट होगा, कितना टैक्सेशन इंपैक्ट कर। इसीलिए तो मालिक, ये भी मैंने बोला ना, इसीलिए तो सीजी में ऑर्डर,
क्योंकि सीजी को पता है यार, अगर यार एग्जांपल सीजी को कुछ मालूम पड़ता है कि रिलायंस का कुछ ऐसा प्लस माइनस हुआ, सीजी देखेगा कि चल भाई यार अगर ये पिक्चर में आ गया, ओके पब्लिक लिटिगेशन में आ गया, बाई चांस इसका फेम डिफेंस सब इंपैक्ट हुआ, फेम को इंपैक्ट हुआ, कहीं ना कहीं इसका शेयर होल्डिंग इंपैक्ट होगा, शेयर होल्डिंग इंपैक्ट हुआ तो एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट होगा, कहीं ना कहीं उसका मार्केट शेयर इंपैक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट पे इंपैक्ट हुआ, उसका प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ, एंड अल्टीमेटली ओवरऑल इंपैक्ट सोसाइटी पे आएगा। नहीं करने का इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, लेट सीजी डिसाइड। वही तो मैं बता रहा हूं, सीजी डिसाइड। इसीलिए ये करना मतलब वाइंडिंग अप करना भी इज नॉट इजी टास्क, लेकिन सीजी को लगता है कि भाई यहां पर जो कंपनी बनी थी, ऊपर की ही लिस्ट लिखनी है, ऊपर की लिस्ट याद रखनी है, डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स बनी, यानी कंपनी का मकसद ही था क्रेडिटर को उल्लू बनाना। दूसरा नाम बताओ क्या था ऊपर पढ़ा आपने, ओके ये कंपनी अच्छे से बनी थी लेकिन अनलॉफुल हो गई, याद आया? इसका एग्जांपल अगर आपको याद है, मेडिसिन के लिए मैंने अल्कोहल लिया, लाइसेंस लिया और साला देशी दारू की दुकान चालू कर दिया, वो लाइसेंस के बेसिस पे गया ना मैं, अनलॉ बनी थी तो अच्छे से था, बनी थी, लेकिन बाद में मैंने कौन सी एक्टिविटी चालू कर ली? अनलॉफुल। उसके साथ में अगर आपको मालूम होगा कि भाई यहां पर कुछ भी कंपनी बनी हो फ्रॉड, ओके, या अनलॉफुल के लिए बनी हो, दोनों में फर्क क्या है सर? सेकंड और थर्ड में, सेकंड में स्टार्ट अच्छा था, स्टार्ट खराब नहीं था, और ये थर्ड में स्टार्ट से ही खराब थे, समझा? बना ही था तब खराब बना था। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है कि यहां पर ओके जो भी है वो पर्सन जो गिल्टी पाया गया है वो फ्रॉड, मिसफीजेंस, ये सब चीजों में इन्वॉल्व था। तो अल्टीमेटली यहां पर सीजी क्या करेगी? सीजी किसको बोलेगी? सीजी खुद वाइंडिंग अप नहीं कर सकती, सीजी किसको बोलेगी? ट्रिब्यूनल को बोलेगी। किसको बोलेगी बेटा? ट्रिब्यूनल। और डिसाइड कौन करेगा वाइंडिंग अप करना है या नहीं करना है? ट्रिब्यूनल। याद रखना। और ये कौन सा सेक्शन है मेरे को रिकॉल करके बताओ, मैंने बताया था पिछली बार 272 में जब मैं चैप्टर 11 में जाऊंगा तब अपन पढ़ेंगे ग्राउंड्स फॉर वाइंडिंग अप। तो ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप में आपको याद रखना है ओके हु कैन गिव द एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप से ज्यादा हु कैन गिव एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। तो एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप कौन दे सकता है? ओके बाई गवर्नमेंट विल बी वन ऑफ द एप्लीकेंट एप्लीकेशन ऑफ वाइंडिंग अप। तो वहां पर भी 270, 272, 271, 272 ये केसेस रहेंगे। तो ये इन शॉर्ट मैं 3 सेक्शन को लिंक करूंगा बाद में लेटर ऑन, अभी के लिए लिख के रखता हूं और बाद में जब लाऊंगा तो ये चार्ट में वापस लेके जाऊंगा 270, 271, 272 ओके, उस टाइम पे अपन इसको लिंक करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फॉलोअप एक्शन, तो फॉलोअप एक्शन सेक्शन 224 क्या बोलता है? 3 चीजें, पहले प्रोसिक्यूशन, रिकवरी, एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप इज एक्सट्रीम केस, जब कंपनी का बारे में लग गया, मतलब यार इधर कोर्ट का केस आ गया और सीजी को लगा मां कसम साला कंपनी इसी के लिए फॉर्म हुई है तो वाइंडिंग अप करवा दो ओके एप्लीकेशन। लेकिन वापस मैं बोल रहा हूं वाइंडिंग अप ऑर्डर कौन देगा? सीजी ही। सीजी वाइंडिंग अप ऑर्डर, एप्लीकेशन कौन दे रहा है? सीजी दे रहा है। वो पूरा ब्लड में बिठा दो, वाइंडिंग अप ऑर्डर कैन बी गिवन ओनली बाय ट्रिब्यूनल। समझा? हाई कोर्ट भी नहीं दे सकती। हाई कोर्ट को देना तो वापस ट्रिब्यूनल के पास आएगा वो पॉइंट। मैं उस कंपनी का जुरिडिक्शन कौन? माई बाप कौन? ट्रिब्यूनल बस। और हाई कोर्ट के पास वाइंडिंग अप जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब जिसका भी अपन जो भी पढ़ेंगे ना सब ट्रिब्यूनल के पास आएगा वो केस। हाई कोर्ट भी बोलेगा ट्रिब्यूनल के पास जाके लड़ो। तो ट्रिब्यूनल से ज्यादा एपेलेट ट्रिब्यूनल बस। हाँ ट्रिब्यूनल तो एनसीएलटी बोलते हैं इसको अपन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसके अंदर ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल, बस ये है ओके। देखो ट्रिब्यूनल ने बोला वाइंडिंग अप कर दो तो आपको नहीं करवाना है तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, तो अल्टीमेटली वो भी हमारे लिए ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता। वो अपन 270 उसमें जाएंगे ना तब मैं डिस्कशन करता हूं, मैं अभी करूंगा तो अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो अभी उसको अपन रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आईबीसी का है ही नहीं, ये वाइंडिंग अप है ओके। देखो वाइंडिंग अप और आईबीसी में जमीन आसमान का फर्क है। एकदम सिंपल मैं बताता हूं। वाइंडिंग अप करने के ग्राउंड कुछ अलग है, आईबीसी में ग्राउंड कुछ अलग है, ठीक है। आईबीसी में वाइंडिंग अप नहीं होता है, आईबीसी में लिक्विडेटर नहीं आता है। आईबीसी में ना एक 6 महीने का मौका दिया जाता है जिसमें तुम सुधार सकते हो, और तुम सुधार नहीं पाए तो 6 महीने के बाद हम वाइंडिंग अप करेंगे। वाइंडिंग अप में पहले दिन से तुम्हारी औकात खत्म हो गई है, ठीक है। वाइंडिंग अप करने के पावर सबके पास नहीं होते हैं। वाइंडिंग अप क्रेडिटर को आना वाइंडिंग अप करना है नहीं कर सकता। क्रेडिटर कंपनी को सुधारने की कोशिश कर सकता है। यानी अपन जब वो आईबीसी पढ़ेंगे तो उसमें क्रेडिटर एप्लीकेशन जब देगा तो वो बोलेगा एप्लीकेशन देगा वाइंडिंग अप के लिए नहीं दे सकता, वो बोलेगा भाई सीआईआर प्रोसेस, और सीआईआर प्रोसेस के बाद डिसाइड किया जाएगा इसको वाइंडिंग अप करना है कि नहीं करना। सीआईआर मतलब बॉस कंपनी को सुधारने की तरीका, वो अपन देखेंगे उसमें। अब मैं वो डालूंगा तो अपने को चैप्टर 3 में मेरे को सरप्राइज एलिमेंट निकल जाएगा, तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है, तो ये याद रखना। तो अभी के लिए कंपनी एक्ट में याद रखो ओके, कंपनी का वाइंडिंग अप कौन करेगा? ट्रिब्यूनल ओनली। और उनको एप्लीकेशन जो सेक्शन में दिया जाएगा वो कौन सा है? 270, 271, 272।
ये होगा ही होगा। किधर है ये, तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं ना। अरे इधर अगर कुछ नहीं निकला तो आगे भी नहीं जाएगा मेरे तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, प्रोसिक्यूशन में कोर्ट ने बोला कुछ नहीं भाई, गिल्टी नहीं है ये बंदा, खत्म। जजमेंट थोड़ा है ये, आप समझो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन है ये पूरा। मैं आपको इसीलिए तो लिंक समझा रहा हूं ना, मैं नहीं तो लिंक नहीं समझाता, मैं तो डायरेक्टली आंसर याद रख लो। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो, अगर कोई केस, अगर क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो आपको किस हद तक पूछा जा रहा है। अभी वी कांट डू, ये छोटे छोटे चैप्टर्स में अगर मैं सारे क्वेश्चन करते बैठा तो फिर अपना तो मतलब पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो इसीलिए मतलब आई एम नॉट डूइंग ऑल क्वेश्चन बट आई एम कवरिंग ऑल केसेस। तो अगर तुमको एग्जामिनेशन में कोई भी केस स्टडी बेस आया, या आप तुम आरटीपी रिफर करो, या तुम वो जो केस स्टडी आया उसको रिफर करो, तुमको समझ में आ जाएगा। अरे 2 मिनट में समझा, अच्छा ये इसकी वजह से ये आंसर आया, ये नहीं आया, ऐसा है। तो ये सीक्वेंशियल याद रखोगे और इससे सीक्वेंशियल याद रखोगे। यानी अभी तू याद रख, क्या रखेगा, 206, 207, 208, 209, ठीक है, 210, 212, 213, उसके बाद 217, 219, 220 और 224, खत्म इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? क्या इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, समझ में आ गया। सेक्शन से याद रखना ये चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर्स को वैसे ही याद रखो कि छोटे छोटे चैप्टर्स जितने जितने रहेंगे। एंड आई एम नॉट टेलिंग ऑल सेक्शंस, मतलब कैसा है, मतलब मैं जो एकदम याद रखने लायक है और हो जाते हैं, लिंक है, तो वो याद रखने बोलता हूं। नहीं तो आप खुद देखो, मतलब बहुत बार मैं ज्यादा एम्फसाइज भी नहीं करता हूं सेक्शन पे, पर मैंने एक्चुअली नहीं करता ऐसा नहीं है, सब में किया ही मैंने पर मैं ऐसा मतलब वो पता नहीं, वो हैबिचुअल है शायद, मेरा रिकॉलिंग पॉइंट है, इसकी वजह से वो हो जाता है। बट टू द एक्सटेंट मैं आपको ये बोलता हूँ, छोटे छोटे चैप्टर्स में ना एज ए पूरा नटशेल सेक्शन से याद रखोगे ना तो रिवाइज करना फटाफट होगा। फिर अभी अपने को एग्जामिनेशन में क्या है, सिर्फ लिखना आना चाहिए। अब लिखने के लिए तुमको नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अभी नोट्स पढ़े बिना तुमको अगर सब आ जाता तो मां कसम फिर तो एग्जामिनेशन मैं ही देता। फिर तो पूरे इंडिया के जिधर भी रहते, लॉ, इंग्लैंड में भी लॉ का एग्जाम सिमिलर है। अपन तो इंस्पायर ही है इंग्लैंड से। अपनी कंट्री क्या है, अपना कंट्री कहां से फ्रेम कर रही है, कहा मतलब अपनी कंट्री अपन 1956 लाया, कहा वी आर इंस्पायर बाय इंग्लैंड। न कि उन्होंने राज किया वो अलग कॉन्सेप्ट था, पर उन्होंने अपना फॉर्मेट अपने इसमें, अरे अपनी इंग्लिश भी लंदन की इंग्लिश है यार। जेड और एस में अगर आपको मालूम है, ऑर्गेनाइजेशन जेड लिखे क्या एस लिखा, बच्चे मतलब अपने को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। जो एमएस वर्ड में आता है वो कुछ अलग आता है और साला अपन कुछ अलग लिखते हैं। इट्स ओके, बट टू द एक्सटेंट में ये पॉइंट पे मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर। अभी ठीक है, अभी इसके बाद भी और 3 सेक्शन है जो डिस्कशन बाद में करेंगे। 218, 227 से 228 है, इसको बाद में रखते हैं। अभी एक इन्वेस्टिगेशन बाकी था, कौन सा वाला, ओनरशिप ऑफ कंपनी। अब इस इन्वेस्टिगेशन की खास बात सुन लो। जब मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी की बात कर रहा हूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सर ये इन्वेस्टिगेशन 210, 212 और 213 से अलग कैसे है। वो कंपनी के कामकाज की बात हो रही थी, यहां पर कंपनी के कामकाज की बात नहीं हो रही है। यहां पर कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है ये पता करना है। एग्जांपल देखिए, समझने कोशिश कर रहे हो। ओके, मुकेश भाई अंबानी के पास ऑलरेडी जितनी मैक्सिमम कंपनी थी रजिस्टर्ड थी वो हो गई। मुकेश भाई अंबानी पिक्चर में लाना नहीं चाहते कि मैं ये कंपनी में इन्वेस्टर हूं, तो इसीलिए वो निखिल को चुनते हैं और निखिल को फंड्स को पंप करते हैं, निखिल को किसी और के थ्रू फंड मिल जाते हैं और निखिल वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो अपने हिसाब से वोटिंग करता है। लेकिन एक्चुअली निखिल वोटिंग किसके हिसाब से करेगा, मुकेश भाई के हिसाब से। लॉजिक अगर आपने इसको और बेहतरीन वे से समझना है तो बाजार पिक्चर देख लीजिए। ओके, बाजार देख लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। ओनरशिप ऑफ कंपनी इज बाजार पिक्चर से आपको क्लियर आ जाएगा। सैफ अली खान की मूवी है तो देख लेना। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी मूवी एज सच, बट टू द एक्सटेंट ये बहुत अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। ये चीज का इन्वेस्टिगेशन करना है। यानी सामने वाला बोल रहा है भले वो निखिल वोट कर रहा है लेकिन हमें डाउट है कि निखिल वोट ही नहीं कर रहा है। एग्जांपल मेरे को बताओ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट्स के ऊपर गए तो क्या करना पड़ेगा, याद करके बताओ। मैं अभी दिमाग फोड़ी नहीं चाहिए मेरे को। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस लिमिट के ऊपर गए, अगर याद है लिमिट क्या था, अगर याद है 10%, 10%, 10%, 10%, उसके बाद 2.5 लाख और उसके बाद 1%। याद आया मालिक? अगर ये लिमिट के ऊपर गया तो हमें क्या पास करना होगा, ओआर। एसआर नहीं रहे, ओआर। एसआर किधर था भाई, ठीक है आराम से, नहीं रिकॉल टेंशन। एसआर किधर था मालूम है, लोन्स में। सी एक चीज समझो, एसआर कब चाहिए रहता है और ओआर कब चाहिए रहता है। अगर वर्स्ट केस में अगर भूल भी गए तो देखो, ट्रांजैक्शन जब बोला तो पूरे साल हो सकते हैं, लोन्स इन्वेस्टमेंट पूरे साल नहीं होते। लोन 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। तो जिधर बहुत रेयरली केसेस होते हैं या जो अपना काम नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वो क्या होगा, एसआर केसेस होंगे। ओके, अगर आपको याद है 180 कुछ याद है क्या, मां कसम अपन सेक्शन तू गाली देगा मेरे को। ओके, 180 कुछ याद है, 179 क्या था, पावर्स ऑफ बोर्ड। याद है पावर्स ऑफ बोर्ड, और उस पावर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, वो कौन सा था, 180 याद है। 180 में भी एसआर थे, याद होगा 4 केसेस अपने बताए थे। वो 4 केस वापस देखना, वो 4 केसेस रेगुलर केस नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है।
तो जिधर फ्रीक्वेंसी कम होती है उधर अपन एसआर की बात करते हैं, जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये सीरियस मैटर है, उधर एसआर चाहिए। लेकिन जिधर सीरियस मैटर नहीं है, ट्रांजैक्शन, यार मेरे को बताओ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आप है ना प्रोहिबिटिव मत देखो। आपके दिमाग में क्या था, रिलेटेड पार्टी मतलब प्रोहिबिट, साला प्रोहिबिट, प्रोहिबिट नहीं है, कोरोना ट्रांजैक्शन, अरे इसलिए तो रिलेटेड पार्टी बनाए जा रहे हैं। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ओआर। ठीक है, अब समझो करो, एक्स लिमिटेड में अमित तातेड़ ओके बोर्ड में है, अमित तातेड़ बोर्ड में है, और वाई लिमिटेड ओके अमित तातेड़ पिक्चर में आया, तो क्या है, वाई और वाई लिमिटेड के बचे हुए शेयर होल्डर दिमाग फोड़ी करेंगे। तो इसलिए अमित तातेड़ ने क्या किया, निखिल को पैसे दिए और निखिल ने वाई लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया 51%। अब मेरे को बताओ ओके, अगर वाई लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जाने वाला रहेगा प्रपोजल और वो ओआर केस में जाने वाला है, डोंट यू थिंक निखिल अकेला वोट कर दिया तो काम खत्म हो सकता है? यही पॉइंट है, दिस इज वेयर द कंसर्न। बाकी माइनॉरिटी बोलते हैं साला ऐसा कैसे हो रहा है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, माइनॉरिटी बोलता है नहीं है, पर लेकिन एक्ट में तो बोला है मेजॉरिटी विंस। ये तो अपन 50 बार डिस्कस करें, और इसके लिए तो कोर्ट में तो जा ही नहीं पाएगा तू बोलेगा कोर्ट में जाके देखता हूं, नहीं माइनॉरिटी, कोर्ट बोलेगा भाई फिर तो माइनॉरिटी का, फिर तो यार ये जिंदगी में कभी सोल्यूशन ही नहीं आएगा में। तो फिर क्या है, हमारे पास और एक सेक्शन है 216, जिसमें आप एप्लीकेशन सीजी को दे सकते हो, जिसमें सीजी क्या पता करेगी, एक्चुअल ओनर कौन है। और सर एक्चुअल ओनर पता करने के बाद क्या होगा, वो भी आउटकम देखेंगे अपन, लेकिन टू द एक्सटेंट समझ में आया ये सेक्शन क्यों आ रहा है, ये सेक्शन का रीजन क्या है, और ये सेक्शन वो काम से अलग। उसमें क्या था, कंपनी के काम धाम कैसे है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, डिफ्रॉड कर रही है, मिसमैनेज हो रहा है, मिसफीजेंस हो रहे हैं, वो सब था। कौन से वाले सेक्शन, 210, 212, 213, 216 इज कंपनी का मेन बंदा कौन है, साला सामने दिख रहा निखिल है, लेकिन निखिल को सपोर्ट कौन कर रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर। तो 210 में ओके, अब यहां पर इंस्पेक्टर वापस कौन अपॉइंट होगा, एसएफआई नहीं होगा, इधर कौन होगा, इंस्पेक्टर होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन सीजी कैसे, सीजी क्या खुद की मर्जी से कर सकता है, आंसर इज यस, सुओ मोटो। दूसरा, ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेनेंट का नाम नहीं दिया है, यानी इवन शेयर होल्डर कैन गो विद ए कंप्लेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर 216 का सेक्शन। एंड तीसरा सिनेरियो, ट्रिब्यूनल ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके ट्रिब्यूनल को लगा कि इन्वेस्टिगेशन है, यानी ट्रिब्यूनल के पास कब आएगा किस्सा, अगर ये आपको मालूम है तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन होगा 49% क्या करेगा, ऑपरेस हो रहा है भाई, ये बार बार वोटिंग एक्स लिमिटेड के हित में डाल रहा है, तो एक्स वो जो 49% वाले मेंबर है किसके पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। ट्रिब्यूनल बोलेगा अच्छा ये तो हम एप्लीकेशन ऐसे दे रहे हैं कि भाई वो बंदा यार वो अमित तातेड़ उसको सपोर्ट कर रहा है, ओके ट्रिब्यूनल बोले पता करते हैं, तो ट्रिब्यूनल किसके पास जाएगा, 216 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा सीजी को। मेरे ख्याल से समझ में आया। तो तीन चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, एक तो क्या होगा, सुओ मोटो मतलब सीजी को ही समझ में आना है, और ये यूजुअली कब होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, ओके। दूसरा किस्सा क्या है, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस, ओके एप्लीकेशन जब मैं बोला तो कंप्लेंट करते वक्त आप बोलोगे फिर से कोई भी कंप्लेंट कर लेगा, ऐसा कोई भी कर लेगा, एरा गरा आएगा कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके रूल्स डिफाइन किए जाते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो अपने को हेडेक नहीं है। इसके रूल्स में मैं सिर्फ इतना बता दूं, आपके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, ओके जैसे स्पेशल नोटिस का कैटेगरी था ना, वैसे का वैसे कैटेगरी है। और इसमें जब ये कंप्लेंट ली जाएगी तो आपको मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये डिपॉजिट रखना मतलब पैसा अपना जाने वाला है, और ये डिपॉजिट तेरे को रिफंड जब मिलेगा अगर कंप्लेंट सही हुई तो, नहीं तो डिपॉजिट फॉरफिट होगा। तो मतलब सीजी का जो इंस्पेक्टर का खर्चा वर्चा है ना, ये सीजी तुमसे रिकवर करेगी फिर, और नहीं हुई तो फिर तो रिकवरी करने के बाद तो मालूम पड़ ही जाएगा, तो उधर से रिकवर। सीजी अपने जेब से पैसा नहीं डालेगी जब कंप्लेंट आया, सुओ मोटो रहा तो सीजी अपने जेब से डालेगी, और तीसरा सिनेरियो ट्रिब्यूनल किया तो सीजी डालती पैसा। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, ओके। पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मेरे ख्याल से जम रहा है ना आंसर, ओके। अब अगला पॉइंट है पर्पस ऑफ सेक्शन कौन सा है, 216, ओके। इसके अंदर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, तीन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पहला यहां पर यह है कि इस कंपनी में से फाइनेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, हु इज अ फाइनेंशियली इंटरेस्टेड सर, यानी सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, ये पैसे का डिविडेंड किसके पास जाता है, ये पैसा क्या हो रहा है, ये पैसे का काम किससे हो रहा है, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड किसने पंप किया, मेरे को पता, पैसा तो लगाया किसने था, निखिल ने लगाया, लेकिन उसके पास कैसे आया, अमित से, तो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, अमित, ओके। सेकंड, हु इज इन्फ्लुएंसिंग, ओके नहीं फाइनेंशियल इंटरेस्टेड, इन्फ्लुएंस में मैंने बोला अमाउंट को छोड़ दो, याद करने की कोशिश करो, ओके। फाइनेंशियली इंटरेस्टेड जब होगा 51% शेयर होगा तो मतलब पैसा एकदम मेजर है। मैंने बोला हु इज, तू मेरी सुन क्यों रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, याद कर। एक्ट ने क्लियर किया था, अकस्टम टू एक्ट, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर एक्टिंग बिकॉज ऑफ अमित तातेड़, बट यू आर एक्टिंग बिकॉज ऑफ अमित तातेड़। इन शॉर्ट अभी इसका एग्जांपल देता हूं, पैसा पूरा तेरा है, पैसा पूरा तेरा है, लेकिन तू अमित तातेड़ की सुन रहा है, अमित तातेड़ को फोन करके बोल रहा है, अभी तू क्यों सुन रहा है, रीजन कोर्ट को नहीं चाहिए, तू सुन रहा है ना अमित तातेड़ का, बस वो ढूंढना है हमें। वो एग्जांपल बोल रहा हूं सर, अब तू बोलेगा रीजन क्या है, एग्जांपल मेरे कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट है मेरे पास,
और तेरे को फ्यूचर में वो सपोर्ट की जरूरत है, तो अभी तू जब मेरे साथ रिलेशनशिप बनाएगा तो जाके उधर तक पहुंच पाएगा। मोदी जी से मिलना क्या एक दिन का काम होगा क्या? सबसे पहले तेरे को लोकल पार्टी से मिलना होगा, लोकल पार्टी फिर तेरे को जाएगा तो वो स्टेट केस में, स्टेट से जाएगा तो कुछ सेंट्रल का कुछ एक दो चरण में, उसके किधर कौन से लेवल के बाद जाएगा, तो तेरे को समझ में आ रहा है? तो उनका सबका सुनना पड़ेगा तब जाके उधर जाएगा। तो क्यों सुन रहा है? पैसा नहीं सुन रहा, कारण कुछ भी होने दो, पर तू सुन रहा है ना अमित तातेड़ की, वो डिस्कशन है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये लोग बोलते हैं कि भाई बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स किसका है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स? ओके, यानी यहां पर जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, मेनली किसके पास है? तो आप एग्जांपल जैसे अपन ने पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस होगा? पहले इसमें इस कंपनी का प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट किसके पास रूट हो रहा है, कौन सी कंपनी में रूट हो रहा है, कौन से पर्सन पे रूट हो रहा है, और तीसरा यहां पर इन्वेस्टर्स कौन है मेनली। ओके, हो सकता है ग्रुप हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हो, ये कॉन्सेप्ट ये कैटेगरी चली जाती है। तो ये तीन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो व्हाट आर द थ्री पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? फाइनेंशियल इंटरेस्ट कौन रहेगा, ओके, अकस्टम टू एक्ट क्यों कर रहा है, और तीसरा बेनिफिशियल ओनर्स, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ शेयर्स, जिसके पास ये ओनरशिप ऑफ शेयर्स मेनली क्या है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। और इसका स्कोप मैं क्लियर बता दूं, स्कोप ऑफ 216 इज डिफाइंड बाय 216 ओनली। सर इसका मतलब ओके मेरे को बताओ, 217 याद है आपको? 219 याद है? स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे याद है? ये 216 के लिए यूज ही नहीं होंगे। 216 में पावर क्या होंगे, 216 में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 216 में पैसा कैसे जाएगा, ये सब 216 के सेक्शन के डिफाइन किया है कि यहां पर 216 में जो भी चीज होगी वो सीजी डिसाइड करेगा। कितना इन्वेस्टिगेशन होगा, सीजी डिसाइड करेगा। पावर्स क्या होंगे इंस्पेक्टर के, सीजी डिसाइड करेगा। उसका खर्चा कैसे निकालेगा, सीजी डिसाइड करेगा। ये पॉइंट है। यानी 216 इज सेपरेट सेक्शन ऑल टुगेदर। इसलिए मैंने बताया था 216 मालूम है ना, ऑल टुगेदर सेपरेट सेक्शन जा रहा है, क्योंकि इसका 217 के पावर ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यूज नहीं कर सकता। एग्जांपल याद दिलाता हूं, कैन आई डू द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेटेड कंपनी? यस और नो? इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कंपनी यस। कौन सा? 219 सीजी के अप्रूवल से। यहां पर नहीं है, वो 219 यूज नहीं करेगा। तो सर इधर यूज करना है, तो यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग पेपर होगा ना, एफआईआर जैसे बोलते हैं, ये उसके अंदर लिखा होगा कि तू इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी का रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्टिगेटिंग कर सकता है कि नहीं। इधर अप्रूवल लेने नहीं जाएगा क्योंकि सीजी ने अपॉइंट किया हुआ है। डन मालिक? ओके ठीक है। मेरे को बताओ इसका आउटकम 216 में क्या मिलेगा तेरे को, आउटकम क्या मिलेगा 216 इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से पहले 216 समझा क्या? ठीक है, 216 वापस बोल रहा हूं, 216 में पावर्स कोई भी दूसरे सेक्शन यूज नहीं कर सकते। सर्च एंड सीजर नहीं होता इसमें, सर्च एंड सीजर होगा तो ये सेक्शन गवर्न करेगा। द पावर टू सर्च एंड सीजर विल बी गिवन बाय सेक्शन 216, सेपरेट सेक्शन ऑल टुगेदर सेपरेट सेक्शन। ओके, इसको ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन इट इज समथिंग सेपरेट ओनली। ऐसा हो सकता है इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करते वक्त समझ में आया कि मेरे को इन्वेस्टिगेटिंग इनटू ओनरशिप भी करना पड़ रहा है, तो ये कर सकते हैं। एग्जांपल ये लो, इधर मेरे को बताओ, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल याद आया? ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ओके, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। ये कौन सा सेक्शन है? 213। इसके अंदर अगर आप लास्ट देखोगे, इंफॉर्मेशन अबाउट एमपी केएमपी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तब मालूम पड़ा कि साला ओनरशिप किसी और की है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो किसमें चला जाता है? 216 सेपरेट ऑल टुगेदर है। 216 में कोई किधर से भी आ सकता है। ये तीन नाम दिए ना, तीन नाम में कोई भी आ सकता है, सुओ मोटो, ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट और ट्रिब्यूनल। बस खत्म करो स्टोरी। तो ऐसा भी हो सकता है, इधर इंस्पेक्टर ने करने के बाद मालूम पड़ रहा है अफेयर्स ऑफ द कंपनी तो ठीक है, लेकिन ओनरशिप में झोल है, तो प्रोसिक्यूशन की जगह वो किधर चला जाएगा? 216। समझ में आया? अब मेरा क्वेश्चन है 216 में जाने के बाद अगर आउटकम आएगा, देखो दो चीज आउटकम आएगी, या तो अमित तातेड़ वाज इन्वॉल्व ऐसे करके रिपोर्ट आएगी, नहीं तो भाई निखिल इज अलोन। तो निखिल इज अलोन तो खत्म कर दो स्टोरी। अमित तातेड़ इज इन्वॉल्व तो क्या होगा? कुछ समझ में आया? प्रोसिक्यूशन क्यों होगा? मेरे को बता, किधर एक्ट ने नहीं लिखा है अमित तातेड़ ओनर नहीं बन सकता? क्यों? मेरे को रीजन बता। यही तो मजा है ये लॉ का। मेरे को किधर लिखा है कि अमित तातेड़ ये वाले इसमें नहीं हो सकता? सर वो 20 के ऊपर नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए 20 डायरेक्टर है ही नहीं ना, 20 डायरेक्टर की लिमिट है। ऐसा क्यों नहीं सकता? तेरे को पैसा दिया, मैं बोल रहा हूँ मैं तेरे को लोन दिया करके, वो रिलेटेड पार्टी है क्या? मल्टीपल चीजें आती है, यही है। पर ये कॉम्प्लिकेशन सेबी में गवर्न होते हैं। अगर पब्लिक कंपनी दे, प्राइवेट कंपनी दे तो उसमें भी गवर्न नहीं होता है। सेबी डज नॉट गवर्न प्राइवेट कंपनी। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसीलिए इसको अलग वे से दिखा जाता है। इसका मैकेनिज्म अलग है। इसमें प्रोसिक्यूशंस नहीं होंगे, इसमें निखिल के वोटिंग पावर बैन कर दिए जाएंगे, निखिल को राइट इश्यूज नहीं मिलेंगे, निखिल को डिविडेंड नहीं मिलेगा जब तक केस की पूरी सुनवाई नहीं होती। समझ में आ रहा है? आप समझे? मतलब मेनली क्या है यहां पर, तू अमित तातेड़ का इन्फ्लुएंस करके तू वोटिंग कर रहा है ना, बैंड, तू वोट नहीं करेगा।
कुछ समझ में आया? इसमें प्रोसिक्यूशन क्या है? इसमें माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट माइनॉरिटी डिसाइड नाउ, माइनॉरिटी बिकम मेजॉरिटी. I do think you're getting the point, and this is something which is called 222, imposition on restrictions upon securities. यानी आपकी जो सिक्योरिटीज है उस पे इंपोजिशन लगाया जाता है. सर ये कब होगा? जब 216 का इन्वेस्टिगेशन होगा तभी. क्या समझ में आया क्या? यानी अगर 216 का इन्वेस्टिगेशन आउटकम सही आया, रिपोर्ट आई, तो ये 222 में लगेगा. सर क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगे? रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगेंगे बेटा, ओके, जो अनइश्यूड शेयर्स है, जो अनइश्यूड शेयर्स है वो इश्यू नहीं किए जाएंगे. ओके, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा. किसकी बात हो रही है? वोटिंग राइट्स निखिल की. ये समझ में आ रहा है ना? अनइश्यूड शेयर्स नहीं इशू किए जाएंगे, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा निखिल. ओके, डिविडेंड नहीं मिलेगा, और एक क्या नाम था? राइट इश्यूज निखिल को नहीं मिलेंगे. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? सर ये मैक्सिमम देखो, ये कब तक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? जब तक आउटकम नहीं आता, मतलब डिसीजन नहीं लेता ट्रिब्यूनल कोई डिसीजन नहीं लेता कि करना क्या है इसका. एग्जाम्पल, ट्रिब्यूनल ऐसे, सर ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या देगा? केस टू केस ट्रिब्यूनल बोल सकता है एक काम कर निखिल, सारे शेयर अमित तातर को दे, अमित तातर को पिक्चर में आने दे, या निखिल रहने दे, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट है. तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे, इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिक्योरिटी. इट इज इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, दिस इज नॉट डिस्क्वालिफाइड जैसा रेस्ट्रिक्शन. तो रेस्ट्रिक्शन टाइम के लिए लगाया जाता है, मैक्सिमम 3 इयर्स. मेरे ख्याल से समझ में आया? यानी इस केस की सुनवाई कितने दिन में होनी चाहिए? 3 साल मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते इसके ऊपर. ये किसके शेयर्स की बात हो रही है? निखिल के. बाकी मतलब इन शॉर्ट ये क्या होगा, तब तक माइनॉरिटी प्ले करेगी मस्त है. तो अभी निखिल फिर लड़ेगा, निखिल बताएगा, प्रूव करेगा, नहीं भाई अमित तातर का नहीं है, या अमित तातर क्यों होना चाहिए, या अमित तातर का रूल क्या है, या मतलब इट शुड नॉट लीड टू मिसमैनेजमेंट और काइंड ऑफ ऑपरेशन. तो जानबूझकर ऐसे कर रहा था, ये प्रूव हो गया तो तू गया. मेरे ख्याल से क्लियर? फिर तू 242 243 उसके अंदर घुस जाएगा, तू ऑपरेशन मिस होने चाहिए. जैसे ही मैं बोलूं 240 242 तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट. क्लियर? ठीक है. रिसीट में वो 2 केस में शाल आएगा और ऑन कंप्लेंट में आएगा. कौन सा? इधर 216 में. हाँ, ये सब में है, सब में. सीजी के ऊपर कंपल्शन नहीं है, ये एवरीथिंग इज में. कोर्ट नहीं है इधर, कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता. अगर ट्रिब्यूनल से आया है सर तो शैल, सीजी शैल, सीजी शैल. सुबह मोटो में भी शाल हो गया. शैल नहीं, सॉरी आई मिस आउट, मैं गलती. शैल नहीं, इधर पूरा में है, पूरा में है. देयर इज नो कंपल्सन. किससे भी आने दो, कोर्ट से आया तो सीजी सुनती है. तो कोर्ट किधर है? ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है इधर. मैंने कोर्ट बोला. सीजी शैल ऑर्डर, ओके, इन्वेस्टिगेशन ओनली इफ कोर्ट ऑर्डर इज देयर. कोर्ट और ट्रिब्यूनल को मिस मत करो. कोर्ट का हायरार्की इज ट्रिब्यूनल, बट ट्रिब्यूनल इज नॉट कोर्ट. समझ में आया? अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर फिर व्हाट इफ, दूसरों का भी क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाट इफ ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ कोर्ट आया, कोर्ट कभी भी ये कंप्लेंट इधर नहीं लाएगा, कोर्ट बोलेगा ये ट्रिब्यूनल में लेके जाओ. अगर तू ऑपरेशन के लिए गया, मैं तेरे को क्या समझा, थोड़ी देर पहले समझाया, तो ऑपरेशन के लिए गया कि भाई ये अरे यार निखिल तो ऐसे कर रहा है, वो वोटिंग अमित तातर को कर रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? फिर ट्रिब्यूनल. इसलिए ट्रिब्यूनल ही रहेगा, इसमें कोर्ट कभी नहीं आएगा. आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. और ये वापस याद रखना, इसमें गड़बड़ मत करना. सीजी शेल खाली एक ही जगह है, एक ही जगह है, वो भी 210 में, और वो भी कोर्ट ऑर्डर पे. कोर्ट का ऑर्डर आया तो इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है, बाकी सब में सीजी अपनी विश से करेगा. मैं आपको क्या बताया, प्रॉब्लम क्या है मेरे को बताओ, इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत क्या है? टाइम मनी में प्रॉब्लम है क्या? सीजी कर रहा है ना, कितना कम नहीं है क्या? अर्निंग टैक्स ले रहा है. जीएसटी का क्या कलेक्शन है लास्ट मंथ का? कोविड में भी अपन क्या लेवल पे जीएसटी कलेक्शन, वो भले कौन से मंथ का होगा वो मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन कलेक्शन आ रहा है ना भाई. तो सीजी को टाइम मनी का कोई इशू नहीं है. सीजी को प्रॉब्लम है वो कंपनी जिसका इन्वेस्टिगेशन करेगी उसका इंपैक्ट ऑन पब्लिक. और वापस मैंने क्या बोला, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से पब्लिक का फेथ, इसकी वजह से शेयर मार्केट, इसकी वजह से सोसाइटी पे इंपैक्ट, इसकी वजह से टैक्स पे इंपैक्ट. क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो टैक्स वैक्स सब पे सब रोक दिए जाते हैं. कंपनी का अफेयर्स भी रोका जा सकता है. जब ओनरशिप की भी इंक्वायरी होती तब इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि वो उस हिसाब से ऑर्डर करेगा. आप इसीलिए आप समझिए मैं क्यों बोला. इधर भी मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, सीजी में ऑर्डर. सर प्रॉब्लम क्या है, अगर रिलायंस में भी, अगर कल रिलायंस को 208 में इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आया, नहीं रिलायंस ने थोड़ा मोटा फ्रॉड किया हुआ है, छोटा मोटा कुछ फ्रॉड हुआ है, तो सर सीजी सीधा ऑर्डर करेगी? नहीं, आप रिलायंस का इमेज देखो, नेशनल लेवल मत देखो, इंटरनेशनल लेवल भी देखो.
सर क्या मजाक चल रहा है कि अपना अपना कंट्री का वाट लग जाएगा यार, मेरे ख्याल से समझा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। नेवरदलेस ये इंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटी समझा। ओके और इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है, दैट इज 221। अभी इधर सेक्शन याद रहा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, दिमाग थोड़ी मत करना। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स भी होता है। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स वापस तुम याद रखना, ये 3 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स। सर व्हाट इज ए फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स? ओके फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स वापस ये दोनों ऑर्डर कौन दे रहा है? 222 और ये 221। याद रखना ट्रिब्यूनल, कोर्ट नहीं है। सीजी का रिपोर्ट किसके पास जाएगा? इसका मतलब 216 का ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। इसका आउटकम है ट्रिब्यूनल ओनली, ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, समझा। तो यहां पर भी ट्रिब्यूनल ही ऑर्डर देगा, ट्रिब्यूनल ही देगा 3 साल के लिए। ओके लेकिन वापस ये कंप्लेंट किसके आएगा? सीजी से आएगा। वापस बोल रहा हूं, ये दोनों का रिपोर्ट मेरे को बताओ 216 का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सीजी। और सीजी रिपोर्ट किसको देगा? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल ये दो में से डिसीजन ले सकता है। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स इज मेन डिसीजन, मतलब आउटकम है। ओके यानी फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स मतलब, और यहां पर जब ट्रिब्यूनल जब ये करेगा तो यहां पर या तो सीजी ऑर्डर कर सकता है, सीजी के एप्लीकेशन से आ सकता है, सीजी के एप्लीकेशन से ज्यादा कंप्लेंट। ओके सीजी ने दे दिया, और कंप्लेंट इज मेड बाय सम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 244(1) और क्रेडिटर विच इज ग्रेटर देन 1 लाख। ये 3 जन का हुआ तो ये 221 में ऑर्डर निकालेगी। और ट्रिब्यूनल सेल्फ है ही ना, ट्रिब्यूनल सुओ मोटो नहीं है, सुओ मोटो नहीं है इसमें, सुओ मोटो नहीं है, सुओ मोटो किधर लिखा हुआ है? या तो ट्रिब्यूनल को क्या मिलना चाहिए? सीजी का, सीजी से आना चाहिए एप्लीकेशन। दूसरा कंप्लेंट मिला होगा किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर 244। 244 मतलब क्या? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। 240, 241, 242, 43, 44। और अभी इसे नंबर सर याद रहेंगे क्या? ये नंबर कौन से है कुछ मालूम है? नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 1/10, नॉट लेस देन 1/5। आप वो फ्रीज कर लो, वो माइनॉरिटी वाले नंबर है, मतलब माइनॉरिटी मिनिमम उतना चाहिए, समझा? आई डू थिंक समझ में आया? इसलिए मैंने नंबर वापस नहीं लिखे इधर सिमिलर नंबर ऑलरेडी गए। और ये लोग अगर ऑर्डर करेंगे तो अब ये लोग अगर एप्लीकेशन देंगे, ये एप्लीकेशन किसको देंगे? ट्रिब्यूनल को। फिर ट्रिब्यूनल जो भी एसेट्स है कंपनी के, ओके जो भी एसेट्स है कंपनी के, उसको फ्रीज करने बोलेगी। फ्रीज करने बोलेगी मतलब मेरे ख्याल से एनी आइडिया फ्रीज मतलब क्या होता है? आपने सुना है कभी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है? मतलब क्या होता है? बस एसेट्स को फ्रीज करते हैं। इट कैन बी मूवेबल एसेट, इट कैन बी इमूवेबल एसेट। एग्जांपल गाड़ी को फ्रीज कर दिया, एग्जांपल बैंक अकाउंट को फ्रीज किया, एग्जांपल बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया। यानी आप ये ना बेच सकते हो, ना इसको लीज पे दे सकते हो, ना मॉर्गेज कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यूज तुम्हारा बिजनेस चल रहा है वो है, इसको बेचने का कॉन्सेप्ट। ये बेच क्यों रहे होंगे मेरे को पता। यूजुअली अभी ये क्या है, ये थोड़ा सा ना, ये जब लिक्विड इसमें जाएगा ना तब मैं देखूंगा, मतलब ये अभी थोड़ा सा चीज़ आपको थोड़ा सा अभी ऐसे ही समझना पड़ेगा, मैं वाइंडिंग अप के टाइम पे बताऊंगा। मेरे को ये बताओ यूजुअली बेचा क्यों जाता है? कुछ फ्रॉड होने वाला होगा तब ये रोकेगा। और फ्रॉड कब होता है? एग्जांपल कंपनी को मालूम है अभी लॉस होने वाला है और वाइंडिंग अप होने वाला है अगले 3-4 महीने में, तो भाई अब डायरेक्टर को मालूम है एक क्रेडिटर है, ओके इसका ये अपना खास है, नरेंद्र एकदम खास है, और ये क्रेडिटर है, और 3 महीने बाद कंपनी वाइंडिंग अप है, वाइंडिंग अप हुआ तो इसको पैसा लास्ट में मिलेगा। लाइन में लगना पड़ता है वाइंडिंग अप में, दे माई मेरा पैसा दे माई, ऐसा लगना पड़ता है। अब नरेंद्र अपना दोस्त है, वो लास्ट में रहेगा, नरेंद्र मेरे को गाली देगा, बोलेगा साला मैं तेरी वजह से एंटर किया और तो है साला। मैं बोला एक काम कर, वो गाड़ी लेके जा, मैं ऐसा बता दूंगा पैसों के सामने गाड़ी दे दी, तब कंपनी को मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाती है और ट्रिब्यूनल बोलती है भाई ये गाड़ी बेच नहीं सकते, रुका दो। अभी क्वेश्चन ये भी आएगा सर व्हाट इफ ये मालूम ही नहीं किसी ऊपर पड़ा और एमडी ने गाड़ी बेच दी नरेंद्र को, फिर वाइंडिंग अप सेक्शन में देखेंगे, समझा? ये वाइंडिंग अप नहीं हुआ अभी तक, उसके पहले वाले में देखा जा रहा है, यानी ये प्रिकॉशनरी है। और अगर हो चुका होगा तो रिकवरी वाले सेक्शन वाइंडिंग अप में देखेंगे। वाइंडिंग अप में पिछले 1 साल में जो भी एसेट बेचे होंगे ना वापस रिकवर करते हैं वाइंडिंग अप का जिस दिन ऑर्डर आता है। मेरे ख्याल से क्लियर समझ में, मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है। तो फ्रीज करेंगे कि एसेट्स मूवेबल हो या इमूवेबल हो, बेचे नहीं जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितनी लिमिट है इसकी? 3 साल। 3 साल में इसको ब्लॉक करना, मतलब 3 साल में ये सुनेंगे क्या गलत है, फिर मेरे को बुलाएंगे, अरे अमित तू क्यों इसको बेच रहा है, फिर मैं बताऊंगा रीजन है, देख लो इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे को इतने महीने में नहीं आया तो मैं ये बेचूंगा, और ये एग्रीमेंट ओके था, और वैलिडिटी देखेंगे ना ओके बोलती है तो फिर ठीक है फ्रीजिंग हटा देंगे, नहीं हुआ तो 3 साल मैक्सिमम, 3 साल तक ये कंक्लूड करना। डन मालिक? ठीक है ओके ओवर। यहां पर ये ऑलमोस्ट चैप्टर ओवर है, लास्ट 2-3 सेक्शन बचे हुए हैं, उसको फटाफट मैं बता देता हूं सर। तो अब मेरे को एक बार फटाफट बता दो कैसे गए आप, कैसे गए एक बार वो बता दो। 206, 207, 208, 209 इधर तक ब्लॉक करो। फिर इन्वेस्टिगेशन 2 इसमें गया, 210, 212, 213, इसको आगे जाओ। 210, 212, 213 को किधर लेके जाओ? 217, 220, 219, 220 ओके, और इसके बाद 224, 224 ठीक है। ये चैनल क्लोज हो गया।
अब 216 अलग से लो, 216 के आउटकम दो में लोगे, एक है 222, 221। क्लियर? 222, 221 याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इन शॉर्ट ऐसे याद रखना, रेस्ट्रिक्शंस एंड फ्रीज, रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर्स, फ्रीजिंग्स ऑन एसेट्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर्स, फ्रीजिंग ऑन एसेट्स। 216 को अलग ही लेना है ना, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर में ये सारे इसमें ओके, मेरे को बताओ कहीं पर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज बात की क्या? एम्प्लॉइज को भी मदद करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा आपने बात किया है क्या? ये स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देख लो, चलो स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा था, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय। अभी इमेजिन करते हैं ओके, प्रमोद मेरा एम्प्लॉय है, ओके, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था और प्रमोद ने बता दिया अमित सर ने ये झोल मारे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गया वॉट एवर है, उसके बाद मैं प्रमोद को निकाल सकता हूँ? साले बोला कैसे, तेरी औकात है क्या बोलने की? हो सकता है ना? तो डोंट यू थिंक प्रमोद को प्रोटेक्शन देना चाहिए? दैट इज गिवन अंडर द लास्ट सेक्शन, जो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे अपन, एंड दैट इज नथिंग बट प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। 218 अगर एम्प्लॉय ने कुछ इन्वेस्टिगेशन में बातें कही होगी और उसकी वजह से एम्प्लॉय को निकाल रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। यानी अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी हो तो आपका इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा। ओके सर, तो इसका मतलब नहीं निकाल सकते वो अगर इनफेक्टिव एम्प्लॉय है। मेरा तो ग्राउंड वो नहीं था कि उसने सपोर्ट किया, इनफेक्टिव है उसके लिए निकाल रहा हूं मैं। तो ये बोलते हैं निकालने के लिए आपको ट्रिब्यूनल को लेटर लिखना होगा कि मिस्टर प्रमोद को मैं निकाल रहा हूं, यानी ग्राउंड देने होंगे। 30 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल आपको वापस भेजेगा कि निकालो मत या निकालो, वट एवर इट में भी। अगर 30 दिन में ट्रिब्यूनल ने रिप्लाई नहीं किया, तुम निकाल सकते हो। यानी कितना लिमिट है यहां पर? 30 डेज का। 30 डेज में अगर ट्रिब्यूनल ने रिप्लाई नहीं किया तो तुम निकालो, और अगर ट्रिब्यूनल ने रिप्लाई किया, मतलब क्या बोला, ट्रिब्यूनल ने प्रमोद को निकालना नहीं है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या होगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल। तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा ही, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे वापस। 30 दिन का लॉजिक होता है, 30 दिन में नहीं, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी बोल दिया नहीं निकाल सकते, उसके बाद आगे जा ही नहीं सकते, खत्म। हाँ, एम्प्लॉय नहीं जा सकता है, एम्प्लॉय के पास नहीं है, दिस इज ओनली फॉर कंपनी, एम्प्लॉय नहीं जा सकता। तो एम्प्लॉय इस केस को किधर लड़ेगा? कोर्ट में, सिविल कोर्ट। उसके सिविल पावर्स लिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पावर गया है ना उसका। कंपनी ने निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि उसने अपने पावर राइट्स यूज किए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गो इट सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट फिर ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा, क्या करेगा वो देखेगा। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो ट्रिब्यूनल ने बोल दिया निकाल दो, फिर कुछ एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो, क्योंकि उसका निकालने का कारण इज नॉट बिकॉज उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। देखो ये प्रोटेक्शन किसको दे रहा है? उन एम्प्लॉय को दे रहा है जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। आप खुद समझे, प्रैक्टिकली समझो ना यार, साला यार उनके राइट्स कैसे बचा? फिर कोई मदद ही नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन में, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए 218 आता है। मेरे ख्याल से क्लोज करें। ओके, डोंट यू थिंक इन्वेस्टिगेशन में बैंकर्स और लॉयर्स की भी तो लगेगी, इसीलिए उनको इम्यूनिटी दी जाती है। और इसीलिए 227 सेक्शन में, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं अभी, ओके, लीगल एडवाइजर और बैंकर को सपोर्ट किया जाता है। सर सपोर्ट कैसे किया जाता है? कि बैंकर और लीगल एडवाइजर कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर नहीं करेंगे। लीगल एडवाइजर और बैंक वाले क्या डेटा शेयर नहीं करेंगे? कॉन्फिडेंशियल डेटा। इन शॉर्ट वो लोग क्या देंगे? वो खाली वो खाली अपना एक नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उतना देंगे। जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा मतलब क्या होता है? ओके, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये पैसा उधर वो उधर, समझा? वो कम्युनिकेशन शेयर नहीं करेंगे। इम्यूनिटी है 227 में। सर ये क्यों दी गई है? अगर ये शेयर करते हैं तो इनके एक्ट में इनको प्रॉब्लम है, आप समझे? उनके एक्ट में वो केस हो जाएगा। बैंकर ने ये इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर की मेरी, कुछ समझ में आया? तो इसीलिए इम्यूनिटी है। किसको दी है इम्यूनिटी? खाली लीगल एडवाइजर और बैंकर, सीए सीएस नहीं, क्योंकि कंपनी एक्ट ने बोला है अगर सीए को मालूम हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, सीएस को मालूम हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, सीडब्ल्यू को मालूम हो रहा है फ्रॉड हो रहा है, तो आप देखना 143 सेक्शन 12 ऑडिटर का, ऑडिटर 143(12) याद आया? उसमें वो बाउंड है इन्फॉर्म करने के लिए। तो वो अगर उधर बाउंड है तो यार ये इम्यूनिटी कैसे देंगे उसको? समझ में आया? तो सीए सीएस को इम्यूनिटी नहीं है। सर क्या फॉरेन कंपनी के साथ ऐसी छेड़छाड़ हो सकती है? आंसर इज यस। इन्वेस्टिगेशन इज सिमिलर। ओके, मुटेटिस मुटेंडिस, मुटेटिस मुटेंडिस मतलब क्या? एज इट इज ये एप्लीकेबल होगा किसके? कौन सी कंपनी को? फॉरेन कंपनी। बस खत्म, स्टोरी ओवर, स्टोरी खत्म। और 229 में पेनल्टी है, पेनल्टी का लास्ट में आप रीड मार लेना, और मैं लास्ट में जो चार्ट बनाऊँ उसको याद रखना बस। दिस इज योर चैप्टर 4। मेरे ख्याल से चैप्टर 4 एकदम अच्छे से गया होगा दिमाग में, मतलब अभी तो चैप्टर 4 में आपके एंड से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाई। डन मालिक? ठीक है, तो विल होल्ड हियर चैप्टर 4।